बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज आपसे बात करूंगी चीज़ें वेस्ट करने पे। व्यूअर्स, आजकल मैंने नोटिस किया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस बात पे भी कंप्लेन करते हैं कि हाय अल्लाह बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई, गैस की कीमत ज़्यादा हो गई है, पानी का भी जो बिल आता है वो ज़्यादा आता है। जो कुछ ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे बिल्स आते हैं पैसे पानी के। लेकिन प्रॉब्लम ये है व्यूअर्स के अगर बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें अपनी यूसेज को भी देखना है। अब ये मैं किसी स्टेट चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात नहीं करी, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, अगर हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, गैस की बात करें, तो हर घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ की जाती है जिससे बिला वजह इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है एंड देन ऑफ कोर्स बिल भी उस हिसाब से ज़्यादा आता है। पिछले दिनों मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि जुगर मुझे समझ ही नहीं आ रही, हमारी बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मैंने कहा तुम ऑब्जर्व तो करो कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, खैर उसके घर में कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो मैंने कहा तुम एक दफ़ा चेक तो करो ना, कोई ऑन तो नहीं कर देता। तो पता ये चला कि उनके घर में जो लोग काम करते हैं वो, जो उनका घर का लाउंज है उसके दोनों एसी ऑन करके वहाँ पे बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं जो भी, और वो सारा दिन ऑन रहता है चाहे वो लोग उस कमरे में हो या ना हो। अब उसको इस तरह पता चला क्योंकि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तो जब ऑब्जर्व किया तो उसने कहा मैंने 3-4 घंटे की फुटेज देखी, अंदर बाहर होते हैं, ये भी नहीं है कि ऑन करके बैठे हुए हैं। तो खैर उन्होंने फिर उन पर उस घर के स्टाफ को समझाया कि भाई हमारा स्टडी है वो छोटा है, अगर तुम लोगों को गर्मी लगती है वहाँ पे एसी ऑन कर लिया करो, और जब बैठे हुए हो तो तब उसको ऑन करो, जब नहीं वहाँ पे बैठना तो प्लीज़ उसको ऑफ कर दिया करो। यही चीज़ हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। देखिए एसी तो अपनी जगह है, बहुत से लोग घर में कूलर ऑन करते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं, अपने काम कुम करके वापस आते हैं तो कूलर ऑन होता है। देखिए कूलर आपको उतनी देर ही ठंडक देता है जितनी देर वो ऑन होता है। जब वो ऑफ हो जाता है तो आपका कमरा वापस टेम्परेचर पे नॉर्मल पे आ जाता है, बट व्हेन यू पुट द कूलर बैक ऑन, कमरा वापस ठीक हो जाता है और फ़ौरन ही हो जाता है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कूलर्स, एसीज, पंखे, बिजली की मतलब डिफरेंट अप्लायंसेस, लाइट्स हो गई। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो एयर प्योरीफायर 24 घंटे अपने घर में ऑन रखते हैं। देखिए एयर प्योरीफायर जब आप उस वक्त कमरे में बैठे हुए उसको ऑन करें और उसको ज़रूर ऑन रहने दें वाइल यू आर देयर, रात को ज़रूर उसको ऑन करके सोएं। बट जिस वक्त आप घर पे नहीं हैं या उस रूम में नहीं हैं तो एयर प्योरीफायर, ह्यूमिडिफायर, कोई भी एक्स्ट्रा बिजली की चीज़ है उसको बंद करें। अच्छा, लोग ये भी करते हैं कि बहुत से लोग अपने बाथरूम की लाइट ऑन करके सोते हैं, फिर अपने दूसरे घर के एरियाज़ होते हैं जिनकी लाइट 24 घंटे ही ऑन होती है। तो व्यूअर्स, ऑब्वियसली जब आप चीज़ों को कंटिन्यूअसली ऑन रखेंगे तो उसका बिल तो आएगा। दूसरी बात, गैस का भी बिला वजह इतना इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जिधर गैस नहीं आती वहाँ पे सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि खुदारा प्लीज़ एहतियात करें, बी केयरफुल। सिलेंडर्स के ऊपर अव्वल तो नहीं चलाना चाहिए अपने चूल्हों को, लेकिन अगर ऐसा सिलसिला है भी तो देन बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि भाई घर पर अगर आप कोई चीज़ पका रहे हैं, अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ चूल्हे को ऑन ना छोड़ा करें। बहुत से लोग चूल्हे को ऑन छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर सर्दियां जब आती हैं तो अक्सर लोग जो है अपने किचन के अंदर चूल्हे को ऑन ही रखते हैं कि भाई थोड़ी सी किचन में वार्मथ हो जाती है, हीट हो जाती है। व्यूअर्स, अब ऑब्वियसली जब हम उसको कंटिन्यूअसली ऑन रखेंगे तो बिल भी उसी हिसाब से आएगा। और पानी, देखिए पानी की वैसे ही किल्लत है इस मुल्क में, दुनिया में, बल्कि पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि साफ़ पीने वाला पानी, देखिए समंदर का पानी नहीं पिया जा सकता, ओशन का पानी नहीं पिया जा सकता क्योंकि नमकीन होता है। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो साफ़ पानी अवेलेबल है पीने के लिए हम उसको वेस्ट ना करें। नलका ऑन किया तो बस ऑन ही छोड़ दिया। बच्चों ने गेम बनाई हुई है जो वॉशरूम के अंदर फ्लश होता है उसको बार बार दबाना और इस तरह की चीज़ें करना। खैर, मैं मज़ीद आपको गाइड करूँगी कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने इन चीज़ों की वेस्टेज से बचने के लिए और किसी डेंजरस सिचुएशन से हम कैसे बच सकते हैं, जैसे कि गैस की अगर स्मेल आ रही हो एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो हम अभी चलते हैं किचन की तरफ जहाँ पे शेफ़ राहिला शीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी किचन में ऑलरेडी चीज़ें पकनी शुरू हो गई हैं। जी, मैंने कहा ज़रा दो काम है तो साथ साथ जो है ना शुरू कर लूँ। तो आज हम क्या क्या बना रहे हैं? आज हम पास्ता बना रहे हैं, चिकन पास्ता रेड सॉस के साथ। और दूसरा हम समोसे बना रहे हैं। कौन से वाले? पोटैटो समोसे। पोटैटो समोसे। बट अच्छा, एक तो आप समोसे बनाने सीख लेना व्यूअर्स, उसको प्रॉपर पट्टी में रैप करना, तो उसके बाद तो वैसे ही बड़ा आसान हो जाता है। रोल पट्टी आपको वैसे ही मार्केट में मिल जाती है, आप घर पे भी फ्रेश बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। आप ही ने एक बार बनानी भी हमें ऑन एयर सिखाई थी। सो ये सारी चीज़ें अगेन हेल्दी थिंग्स टू मेक एट होम। जी, चिकन पास्ता बनाने के लिए हमें मुर्ग का गोश्त चाहिए आधा किलो,
पास्ता मैक्रोनी 1 पैकेट, चिल्ली गार्लिक सॉस 1 कप, अदरक पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, तेल 1/2 कप, गाजर 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, उनको आप बारीक बारीक काट लें, हरी प्याज 1 कप कटी हुई और चिल्ली सॉस। सबसे पहले हम अपना मैक्रोनी को बॉईल करके उसमें जो है थोड़ा सा छान के रख लेंगे ठंडे पानी के साथ, और फिर हमने चिकन को फ्राई करना है। उसमें हमने अगर टमाटो सॉस बनाना चाहें तो अपने टमाटर काट के उसके आप प्योरी बना के वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप चिली गार्लिक सॉस 1 कप डाल दें, और अपनी शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज काट के वो भी ऐड कर लें। वो अच्छे से जब तैयार हो जाए तो फिर आप अपनी जो मैक्रोनी आपने उबाल के रखी हुई है वो आप उसमें शामिल कर लें और हल्की आंच पे थोड़ी देर दम दे दें, और आपकी मज़ेदार मैक्रोनी पास्ता तैयार। वंडरफुल, सिंपल, क्विक रेसिपी, और हम जितनी देर में गुफ्तगू करते हैं ना उतनी देर में चीज़ तैयार हो जाती है, एज लॉन्ग एज आपने पास्ता पहले से बॉईल किया हो। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट रेसिपी, बल्कि समोसे मैं उधर बनाने आके जरा चम्मच भी हिला दूँ ना कुकर के अंदर। आप अपनी रेसिपीज बताएं, सेकंड रेसिपी हमारी क्या जी, है? समोसे बनाएंगे। आज मैंने समोसे बनाने के लिए समोसा पट्टी ली हुई है, और आलू वाले समोसे बनाएंगे। आलू वाले समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए समोसा पट्टी 1 पैकेट, आलू 2 अदद, प्याज कटी हुई 1, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, अनारदाना और फ्राई करने के लिए तेल। अच्छा, अब हमने करना क्या है? जी, हमने आलू बॉईल कर लेने और उसको थोड़ा पका के उसमें आपने अनारदाना डाल लेना है, उसमें हरा धनिया डाल लें, प्याज कटी हुई डाल लें, और उसके ज़ीरा डाल लें, नमक मिर्च डाल के उसको आप एक वही जो जैसे होता है कि आपने तैयार कर लेनी है फिलिंग उसकी, और पट्टी समोसा पट्टी के अंदर आपने फिर उसको डाल के बंद करके तो फ्राई कर लेंगे। वंडरफुल। अच्छा, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे? जी वेजिटेबल्स डालेंगे? अच्छा नहीं, जी जी नहीं, पहले हम वेजिटेबल पहले हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। देखिए जो मिक्स वेजिटेबल्स है सारी डाल दूँ आप? जी जी हाँ, सारी हमने मिक्स वेजिटेबल्स डाल दी। अब आप इसको आराम से जो है ना कवर करके स्टीम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, राइट? आप जी जी इसको हमने एक दफ़ा टॉस कर लिया और इसको आपने कवर करके रख दिया। वैसे ही आपको पता है वेजिटेबल्स जो हैं थोड़ा सा जब कुक होती हैं तो वो जी थोड़ा इसमें ये वो हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, चलें फिर आप बता दिए हमारी ठीक है। रेसिपी टोटल। ओके, जी। हम ऐसा करते हैं व्यूअर्स कि अब आपके साथ शेयर करेंगे वो वाली कुछ टिप्स जो आपको किसी डेंजरस सिचुएशन से और आपको फाइनेंशियल जो नुकसान है उनसे बचाएंगी। सबसे पहले तो अगर आपको गैस की स्मेल आ रही हो या आपको लग रहा हो या ज़रा सा भी खदशा हो रहा हो कि कोई लीकेज है या कोई प्रॉब्लम है, तो फ़ौरन से पहले उसके ऊपर एक्शन लें। जिधर से भी लीकेज हो रही है उसको कंट्रोल में लेके आएँ, और उस दौरान कोई माचिस वाचिस, कोई भी जलने वाली चीज़, कोई सिगरेट नोशी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, काम के वक्त चूल्हा जलाएं, उसके फ़ौरन बाद उसको बंद कर दें। गैस लीकेज चेक करने के लिए माचिस हरगिज़ ना लगाएं। बहुत से लोग कहते हैं माचिस लगा जला लेते हैं चेक करने के लिए, प्लीज़ ऐसे ना करें, दैट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। कंप्रेसर का हरगिज़ यूज़ ना करें। बहुत से लोग आजकल जो है ना वो एक चीज़ लगा लेते हैं अपनी गैस की लाइन के साथ कि उनको स्पीड से गैस आए, लेकिन उसका एक तो वो कानूनी तौर पे एक जुर्म है, और उसके साथ साथ बी वेरी केयरफुल। अच्छा, रात के वक्त चाहे आपका गीज़र है या वाटर या हीटर है या जो भी कोई चीज़ है उसको बंद करके सोएं। हीटर अगर चलाएं तो विंडो ज़रूर खोलें, क्योंकि आगे जब सर्दियां आएंगी 1-1.5 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जब सर्दी स्टार्ट होती है तो वी हैव टू बी केयरफुल। हीटर के आगे कोई बोल पानी का या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखें ताकि सफिकेशन ना हो, यानी कि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी रूम में हो जाए। कमरा बंद हो, मतलब अगर कमरा बंद है, उसमें खिड़की भी नहीं है और हवा भी गुजरने का कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर तो आपने हीटर का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अच्छा, काम के वक्त अगैन लाइट को जलाएं। जब आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कर दें। बाथरूम में भी रात को व्यूअर्स लाइट जला के सोने का कोई रीज़न नहीं बनता। अगर आपको पता है कि लाइट स्विच कहाँ है तो जब आप वॉशरूम जा रहे हो तो उसको ऑन करें, बाथरूम इस्तेमाल करें और फिर लाइट बंद करके निकले। एसी ऑन ना छोड़ें, जो मैंने अभी बताया कि मतलब कभी कभी घर में बच्चों ने भी खेल बनाया होता है कि एसी ऑन करके बाहर निकल जाते हैं। भाई एसी अगर आप अफोर्ड करते हैं तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, लेकिन फिर उस एसी को बंद भी किया करें। एक्स्ट्रा लाइट्स, फैंस वगैरह बंद रखा करें। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, अच्छा बहुत से लोग अपने कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, माइक्रोवेव ओवन वगैरह कॉन्स्टेंटली ऑन रखते हैं। अच्छा, स्विच भी उनका ऑन होता है, मतलब चाहे आप उसको उस वक्त यूज़ कर रहे हो या ना कर रहे हो। बिजली जब आती जाती है तो आपको पता है फ्लक्चुएशन जो होती है लाइट में, उससे आपकी
ये अप्लायंसेस जल भी सकती हैं। अच्छा, पाकिस्तान अगर आप कभी अपने घर से बाहर जा रहे हो या एटलीस्ट शहर से बाहर जा रहे हो, घर बंद करके जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी सारे जो अप्लायंसेस हैं उनको प्लग में से निकालें और उन प्लग्स को ऑफ करके जाएं। एनर्जी सेवर्स का इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उससे भी आपकी बिजली का खर्चा बहुत कम होगा। अक्सर हम लोग टीवी भी ऑन छोड़ के चले जाते हैं, आप लगे अच्छा चलो फलां जगह चलते हैं, टीवी ऑन छोड़ा और निकल गए। ये नहीं करना। बिजली चोरी नहीं करनी, ये कानूनी तौर पर जुर्म है। बहुत से लोगों का इसलिए भी बिल ज़्यादा आ रहा होता है क्योंकि वो बिजली जो है क्योंकि उनके घर से कोई बिजली चोरी कर रहा होता है। अगर आप पकड़े जाएंगे तो व्यूअर्स ये बहुत बड़ा क्राइम है और इस चीज़ को आपने नहीं करना। गीले हाथों से प्लीज़ स्विचेस वगैरह को हाथ ना लगाया करें वरना करंट लग जाता है। गाड़ी वॉश करते हुए उस पानी को पौधों को पानी देने के लिए भी इस्तेमाल करें। लोग अक्सर जो है ना खुला पानी बस उसके ऊपर डाल रहे होते हैं गाड़ी के ऊपर, तो अगर ऐसी एरिया में उस गाड़ी को वॉश करें जहाँ पे पौधे वगैरह है तो कम से कम उनको भी साथ में पानी मिल जाएगा। और शावर लेते वक्त, हाथ धोते वक्त, दांत ब्रश करते वक्त इतनी देर के लिए नलका ऑन रखें जितनी नेल के लिए नेसेसरी है। बिला वजह उसको ऑन रखना, मतलब जितनी देर आप दांत ब्रश करें बहुत पानी वेस्ट हो जाता है व्यूअर्स, हम रियलाइज़ भी नहीं करते। अच्छा, जितना पानी पीना है उतना ही ग्लास में डालें, ये भी एक बहुत बुरी आदत है हमारी। चले मेहमान आते हैं तो फुल ग्लास हम देते हैं पानी का, एक तमीज़ की वो एलिमेंट होती है, लेकिन जब अपनी ज़ात के लिए डालें तो उतना डालें जितनी आपको प्यास लगी है। पूरा ग्लास पानी डाला जाता है, 2 घूंट पिए जाते हैं, वो पानी ज़ाया हो जाता है। गैस, बिजली, पानी उस वक्त यूज़ करें जब आपको उसकी ज़रूरत है। जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह उसकी वेस्टेज ना करें। व्यूअर्स, आज इस टॉपिक पे बात करने का रीज़न ही ये है कि थोड़ी सी एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, थोड़ा सा हम अपने माइंड को एक्सपैंड करें कि कौन से ऐसे मामलात हैं और ऐसे मसाइल हैं जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ क्रिएट करते हैं। एंड सबसे बड़ा इशू महंगाई का होता है। लेकिन व्यूअर्स, एक तो वो महंगाई है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और एक वो महंगाई है जिसके ऊपर हम अपना कंट्रोल रख सकते हैं, जिसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ये बात कर रही हूँ, उसी तरह ग्रोसरी में बहुत सी ऐसी चीज़ें व्यूअर्स आती हैं जो ऑलरेडी कभी कभी पड़ी हुई होती हैं। तो जब भी आप सौदा लेने के लिए जाएं तो पहले चेक करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो आपकी ज़रूरत की हैं। जैसे कि बहुत से लोग जो है मसाले जात हर बार जब जाते हैं सौदा लेने के लिए तो ले आते हैं, घर में ऑलरेडी 4 पैकेट नमक के पड़े होते हैं, 2 और उठा के ले आते हैं। तो वो चीज़ें लेके आए जिनकी आपको ज़रूरत है, प्रॉपर चेक करके, और लिस्ट बनाना तो बेहतरीन चीज़ है। ग्रोसरीज हो गई, मुर्गी हो गया, गोश्त हो गया, और जो भी चीज़ें आपके फ्रीज़र में पड़ी हुई हैं पहले प्लीज़ व्यूअर्स उनको फ्री करें और फिर फ्रेश चीज़ें बेशक फ्रीज़ कर दें। बट इसका ये मतलब नहीं है कि गोश्त आपने आज लिया तो 3 महीने बाद फिर उसको कुक किया या पकाया या जो भी उसके साथ आपने करना है करें। इस तरह भी बहुत वेस्टेज होती है और बैक्टीरिया भी क्रिएट होता है। सो कोशिश करें कि नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। देखिए व्यूअर्स, अगर हम अपनी ज़िंदगी के इन मामलात में डिसिप्लिन ले आते हैं तो एक्सपेंसेस और बहुत सी चीज़ें हमारी कम हो जाती हैं। गाड़ी में भी पेट्रोल के बारे में लोग कंप्लेन करते हैं। देखिए, आपने अगर गाड़ी या बाइक पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर DHA से आपने गुलबर्ग जाना है। अब DHA से गुलबर्ग तक रास्ते में जो भी आपके काम है या तो आप वो करते हुए जाएं या जब वापस आ रहे हैं तो उनको मुकम्मल करते हुए जाएं। मैंने देखा ऐसे लोग भी हैं जो दिन में 10 दफ़ा घर से निकलते हैं वेरियस कामों के लिए और वो सारे काम एक ही चक्कर पे मुकम्मल हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल करें। अगर आपके बच्चे और आपके हमसायों के बच्चे या इर्द गिर्द के बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं तो कारपूल का सिस्टम बनाएं कि एक ही गाड़ी जाए जिसमें सारे के सारे बच्चे जाएं, वो ड्रॉप होएं और आएँ। सो कोशिश करें कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें। जिन एक्सपेंसेस की आप बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कितने आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, थोड़ा सा खुद भी हम अगर उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। देखिए, जो चीज़ें हैं वो तो हैं, अब उनके साथ हमने एग्जिस्ट करना है। अगर हमने उनके साथ एग्जिस्ट करना है तो कम से कम हम अपनी ज़िंदगी को तो आसान कर सकते हैं ना। कंप्लेन करने से बेहतर है कि हम प्रोएक्टिव होकर स्टेप्स लें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब कोंदल से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया ज़ैनब कोंदल ने, जैसे कि आपसे वादा किया था वो अब हमें ज्वाइन कर गई हैं और आज हम इनसे बात करेंगे अंगूर की, यानी कि ग्रेप्स की। आजकल अंगूर बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। ग्रीन वाले ग्रेप्स भी हैं, उसके अलावा आपके वो पर्पल वाले ग्रेप्स भी अब आए हुए हैं जिनको ब्लैक भी हम ग्रेप कहते हैं। तो
इनके क्या फ़वाइद हैं और फिर इनकी जो किशमिश बन जाती है, जो ड्राई फ्रूट बन जाता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि बहुत से लोग किशमिश अपने जब ड्राई फ्रूट्स डालते हैं किसी भी डिज़र्ट के अंदर या कोई भी खाने की चीज़ के अंदर, तो किशमिश का इस्तेमाल करते हैं, तो मीठी बहुत होती है, तो क्या उसमें कैलोरीज भी उतनी ज़्यादा होती हैं, ये हम जानेंगे ज़ैनब गोंदल से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अंगूर, यस, अंगूर के बारे में क्या बताएंगी? आज आप भी कुछ अंगूरी सी बनी हुई हैं, पर्पल आपकी पैंट्स हैं और ग्रीन आपकी शर्ट है। पूरे अंगूर का मिक्सचर हो गया। हाँ, पर नीले ग्रेप नहीं होते, वो भी बना लेंगे। हाँ, उसको कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अंगूर की, सबसे पहले अंगूर का एक जो बेतहाशा मुझे लगता है छुपा हुआ फ़ायदा है वो ये है कि ये आपकी एनीमिया को ट्रीट करता है, यानी आपके जिस्म में जो खून की कमी हो जाती है ये उसको बहुत हद तक ट्रीट कर देता है। कौन से वाले अंगूर? दोनों, दोनों। ग्रीन भी और जो हम पर्पल ब्लैक दोनों कहते हैं वो भी, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो वैसे भी आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए, यानी आपकी जितनी भी बीमारियां बॉडी में अटैक कर रही होती हैं, सॉर्ट ऑफ कैंसर भी, जिसमें हम कॉलन कैंसर को स्पेशली कह सकते हैं कि ग्रेप्स जो है हमें उससे बचाते हैं। यूजुअली तो हम यही देखते हैं कि ग्रेप्स हम वैसे ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, वैसे खा लेते हैं, फ्रूट चाट में डालते हैं। एग्जैक्टली लेकिन बहुत सारे लोगों में मैंने ये भी एक कंसर्न पार्ट देखा है जो मुझे बहुत अजीब लगा प्रैक्टिस देखने में, कि वो अंगूर का छिलका उतार के खा रहे थे। अच्छा, छिलका भी, और जो काले वाले अंगूर हैं उनके बीज निकाल देते हैं। बिल्कुल। अब जो अंगूर का छिलका और अंगूर है, जितने उसके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम छिलका रिमूव करते हैं वो पूरे एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं। वो चीज़ फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे ही आपने ऊपर से छिलका रिमूव किया फाइबर खत्म हो गया उसका। ओके। अब उससे ज़्यादा अंगूर जो है वो उसकी तासीर, मैं इस चीज़ को मानती हूँ इसलिए मैं तासीर की बात करूँगी कि अंगूर की जो तासीर होती है वो बेसिकली गर्म साइड पे होती है। अच्छा, गर्म होती है? गर्म होती है। आप जब अंगूर को ज़्यादा खाते हैं तो वो आपको एक गर्मी की, आपने अक्सर देखा होगा जब हम अंगूर खाने बैठते हैं तो वो एक क्वांटिटी नहीं हम कर पाते, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिसके बाद बहुत एक गर्मी सी अजीब सी फीलिंग आती है, जलन जैसे। बिल्कुल, पसीना आना, जलन होना बहुत एक कॉमन है। अब अंगूर फिर खाएं कितने जिससे ये मसला ना हो। अब ये ना कहना 4 अंगूर खाया करें दिन में। नहीं नहीं, 4 से थोड़ी सी ज़्यादा आपको गुंजाइश देंगे। 100 ग्राम्स एक टाइम पे आप उसके खा सकते हैं, यानी अगर ग्रीन अंगूर आप खा रहे हैं तो वो तकरीबन आप 15 से 20 पे जा सकते हैं, और अगर आप पर्पल वालों की बात करें तो वो तकरीबन 10 से 15 के दरमियान में हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जैसे ब्लड की डेफिशिएंसी ज़्यादा कम है या आप प्रेग्नेंट है, इवन लैक्टेटिंग मदर्स में भी कहा यह जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में हम देते हैं अंगूर तो जितनी खून की कमी है वो भी कवर अप होती है, दूसरा ब्रेन की, बेबी की जो डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत ज़्यादा अंगूर जो है वो फोलिक एसिड होता है। इसमें फोलेट होता है बेसिकली। फोलेट होता है। तो वो फोलेट जो होता है वो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। उसके साथ साथ इसमें मौजूद होता है विटामिन ए। विटामिन ए आपकी आईसाइट के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, और जैसे हमने पहले बात की तो बेबी की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब अंगूर बच्चों को किस एज से हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखो सॉफ्ट वाले फ्रूट्स तो फिर भी आप पहले साल में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अंगूर अनलेस आप मैश करके दें या उसका जूस दें, आप वैसे तो मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए खाने के लिए। अंगूर बच्चों को हमेशा इंट्रोड्यूस कराएं तकरीबन 10 से 12 महीने के दरमियान में। अंगूर को अच्छी तरह से मैश करें और उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल के आप बच्चे को खिलाएं, और आप अगर तकरीबन 10 से 15 दिन तक बच्चों को इस तरह से खिलाते हैं तो आप देखेंगे हड्डियों का जो मजबूत होना है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाता है, मतलब हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। जिन पेशेंट्स में हम देखते हैं ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी हड्डियों का भुरभुरा होना, हड्डियों का सॉफ्टन होना, ब्रेकेज होना, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। शहद और अंगूर दोनों मिलाकर अगर हम जूस उसका ले लें और उसको वो खा सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो तो अंगूर का जूस पिलाना चाहिए। अंगूर का जूस सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी कॉन्स्टिपेशन से बहुत रिलीफ देता है। बट मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ ना। आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, होता ही है कि बाहर के मुल्क में तो प्रून जूस दे दिया जाता है, लेकिन देखिए प्रून पाकिस्तान में मिलना इतना आसान नहीं है, और मिलते भी हैं तो मुझे याद है मैं एक दिन लेने के लिए गई तो एक इतना सा पैकेट प्रून्स का 3,500 रुपए का था। मैं उसी तरह अपना मुँह लेके वापस आ गई। मैंने कहा 6 प्रूना हंसते बनता 3,500 नहीं देना। ऐसे ही तो उसमें बेहतर यही है कि आप घर पे उसका जो है वो जूस बनाएं, मैश करें और आप उसको दे दें। अच्छा, वैसे यूजुअली जब मैं बात करती हूँ, हाँ,
सूदर्स जो होते हैं ना, मैं उनके बड़ा अगेंस्ट चलती हूँ, लेकिन मैंने एक नया सूदर देखा है कुछ टाइम पहले ही, मुझे वो बड़ा पसंद आया। और वो ये था कि सूदर पीछे से ओपन होता है, आप उसके अंदर फ्रूट डाल देते हो और आप फिर बेबी को देते हो। तो आप उस सूदर के अंदर अगर उसको अंगूर डाल के दे देते हो या कोई से ऐसे जो च्यूएबल फ्रूट्स होते हैं वो दे देते हो, बच्चा सूदर भी इंजॉय करता है और उस फ्रूट का एक्सट्रैक्ट और वो पूरा उसकी बॉडी में जाता है और उसे पता चलता है कि मैंने इस तरह से इसको सूदर consume जिसको हम करना है। चूचू भी कहते हैं, चूसनी भी कहते हैं। बिल्कुल, हाँ। उसको वो हम अब इस्तेमाल- नई एक व्यूअर्स आ गई हैं और वो ऑनलाइन आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। वो बेसिकली चूसनी बनी होती है, पीछे से उसका एक ढक्कन सा होता है, उसको आप ओपन करते हैं, उसके अंदर आप फ्रूट डाल दें, थोड़ा सा मिशमैश करके हल्का उसको बेशक थोड़ा सा स्टीम भी करके अगर कोई चीज़ डाल दें, सब्जियां हो या फल हो, और उसको बंद कर दे, तो बच्चा उसको जब भी चबाता है ना, तो उसमें से उसको थोड़ा थोड़ा उसका फ्रूट जूस मिलता और रहता मज़ा है। आता है उसको। और दूसरा, बच्चे को टेस्ट जो है ना, डेवलपमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंगूर उन फ्रूट्स में से है, अगर आप बच्चों को बचपन से नहीं देंगे तो वो बड़े होकर भी नहीं खाएंगे, क्योंकि एक वो खट्टा सा टेस्ट उनको अक्सर प्लेजेंट नहीं लग रहा होता, तो वो उसको नहीं खाते। भाई वो अनप्लेजेंट इनिशियली लगता है ना, उसके बाद तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इट्स छोड़ना मुश्किल है छोड़ देना उसको फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, अब अगर अंगूर को हमने सिर्फ फ्रूट चाट में या वैसे खाना है, तो क्या इसकी हम स्मूदीज़ वगैरह भी ले सकते हैं? स्मूदी कैसे बनाएंगे अंगूर की? आप ब्लेंडर लें, ब्लेंडर के अंदर अंगूर डाल दें, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस हम डालें। जूसर की नहीं बात करें, हम ब्लेंडर की बात ब्लेंडर कर रहे हैं, की, ताकि exactly। वो उसकी छिलका सारी चीज़ें उसके अंदर ही रहे। उसके अंदर पुदीना डालें और उसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। पुदीना? पुदीना, अंगूर, लेमन और पुदीना, ये तीनों जब मिलेंगे तो ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी मैदे की हेल्थ के लिए वैसे ही अंगूर को बहुत अच्छा माना बट जाता अगेन, है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक बंदे के कंज्यूम करने के लिए 10 से 15 अंगूर है, exactly। तो आपने फिर 10 से 15 अंगूर ही डालने हैं, पुदीना डालना है, आपने उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डालना है, और आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। पानी ज़्यादा बेशक डाल दें ताकि आपका एक गिलास बन जाए, कम पीना है तो कम पानी डाल के हाफ ग्लास पी लें। देखिए, बात ये कि फिर इस तरह फाइबर भी आपके अंदर चला जाएगा, आपकी डाइजेशन के लिए भी वो एक अच्छी चीज़ होगी, और आप प्योर जूस नहीं पी रहे होंगे, और कॉन्स्टिपेशन के लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, जनरली आपके निज़ाम हज़म को बहुत बेहतर करता है। बहुत बेहतर करता और है। देखो ना, बात ये है कि फल तो खाना ही है। अब अगर कोई फल आपसे उस तरह नहीं खाया जाता, तो उसको थोड़ा सा उसका फ्लेवर एटलीस्ट बड़े तो मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। टीनेजर्स भी इसको बड़े आराम से ले सकते हैं, उनकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी, जिनको दाने बड़े निकलते हैं। अब स्किन के लिए भी बता देती हूँ, आपने बात उसकी कर दी है, तो इसका जो मास्क है या टोनर्स हैं, वो आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलो पहले टोनर का बताओ, क्योंकि गर्मियाँ हैं अभी भी, तो लोग बिल्कुल। हाँ आप इसका जो ग्रेप्स हैं, आप उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लो, या उसके साथ जो वो मैश कर लें। हाँ, एग्जैक्टली मैश कर लें, उसका जूस थोड़ा सा बन जाए, उसको अपने रोज़ वाटर के अंदर ही ऐड कर लें, ठीक है। उसको स्प्रे बॉटल में डाल लें, सारा दिन आप उसको स्प्रे करें, और इससे सबसे इसको अब अगर फ्रिज में रखेंगे ना, तो ये 4-5 दिन आपके चल निकाल जाएगा, देगा। हाँ, आराम से बट चल फ्रिज में रखना है इसको। हाँ, बाहर तो वो वैसे ही स्मेली हो जाएगा। बो पड़ जाएगी, बदबू भी नहीं, बो पड़ वो जाएगी। वाकई। हाँ। अब जिन लोगों के फेस पे जैसे पिंपल्स हैं, ओपन पोर्स का इशू है, मुझे इतना लोग पूछते हैं कि मेरी स्किन पे ओपन पोर्स है, मैं उसका क्या ट्रीटमेंट करूं? ये उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, आप उसको यूज़ करो डेली बेसिस पे, अमेजिंग है। जैसे मैंने शहद और ग्रेप्स पहले खाने के लिए बताए थे, जिन लोगों की स्किन ड्राई, पैची और स्केली हो जाती है, अगर वो इसको यूज़ करते हैं तो स्किन उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ होनी शुरू हो जाती है, और एक जो डिस्कलरेशन आती है, आप उसको बहुत हद तक इससे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है, वो क्या करें, वो ग्रेप्स के अंदर पानी थोड़ा सा ऐड करें, और थोड़ा सा इसमें जो है ना बेसन डाल दें। वो डाल के इसको एज पेस्ट फेस पे अप्लाई करें, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन बहुत देर तक रही लोगों के अंदर कि भाई बेसन जो है वो हर कोई लगा सकता है। बेसन और उपटन व्यूअर्स ज़्यादातर ऑयली स्किन वाले लोग लगा सकते हैं। ड्राई स्किन वाला बंदा अगर उपटन भी लगाएगा, मैं वैसे एक टिप देना चाह रही हूँ, तो थोड़ी सी आपको उसके अंदर क्रीम ऐड करनी पड़ेगी, या ऑयल या कोई ऐसी चीज़ जो ड्राई स्किन को या इवन नॉर्मल स्किन को काउंटर करे। बेसन एंड उपटन टाइप चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर ऑयली स्किन को सूट करती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि वो स्किन को ड्राई कर रही होती है, ऑयल को एब्जॉर्ब कर रही होती है। अच्छा, अब जिन लोगों का, जैसे आपने कहा है कि स्किन ड्राई है, तो वो क्या करें? आलमंड ऑयल जो होता है ना, उसमें विटामिन ई वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप उसको डेली बेसिस पे अगर लगा लो, बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स लो, मलो और फेस पे आप उसको लगा लो, इससे एक तो स्किन यूथफुल होगी, दूसरा जो 30 से 40 इयर्स के दरमियान में होते हैं औरतें स्पेशली, तो रिंकल्स और जो साइंस ऑफ एजिंग होते हैं ना, वो बड़े कॉमन हो रहे होते हैं इस एज में। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप बहुत हद तक उनको कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो स्किन के लिए और उसको बॉडी के लिए।
अंगूर पे वापस आते हुए मैं ये बताऊंगी कि ये आपकी मैदे की जो हेल्थ होती है ना उसको बहुत मतलब मैदे को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि अल्सर्स हो गए हैं या जो है मैदा बड़ा कमज़ोर है, इसको कुछ भी सूट नहीं करता, अगर आप सिर्फ उसको अंगूर ही इनिशियली उसकी डाइट में देना शुरू कर देंगे तो वो आपका मैदा बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग कर देगा। लेकिन अब आप इसमें फिर आगे मुझसे यही पूछेंगे कि पूरा साल तो ये होते नहीं, तो क्या करें? वही वाली बात है ना। नहीं खैर पूरे साल में तो लोग मतलब अंगूर में ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो फ्रीज भी कर लेते हैं, जो बहुत शौकीन होते हैं। अच्छा बाय द वे, अगर आपने मज़े की कोई एक चीज़ खानी है आइसक्रीम टाइप, तो अंगूर बोल में डाल के फ्रीज कर दें। अच्छा जब आप फ्रोज़न अंगूर खाते हैं ना, उसका अपना ही एक बड़ा मज़े का आइस लॉली टाइप टेस्ट आता है। तो ये एक मैंने भी टिप शेयर करनी है कि मुझे अंगूर बाय इटसेल्फ इतने नहीं पसंद, बट ये ग्रीन वाले अंगूर के साथ आप कर सकते हैं। ब्लैक वाले का टेस्ट फनी सा हो जाता है। हाँ। ग्रीन अंगूर अगर आप फ्रीजर, अच्छा ग्रीन और उसमें ब्लैक या ब्लू जो या पर्पल अंगूर में फ़र्क क्या है? मतलब एक ही चीज़ है क्या है? क्योंकि एक में बीज है, एक ज़रा बड़ा होता है, एक छोटा होता है, उसका बीज दूसरे का महसूस ही नहीं होता। बेसिकली इनके जो सीड्स हैं जो ग्रोथ के लिए वही डिफरेंट है। अच्छा। दूसरा इनके जो ग्रोइंग एरियाज हैं वो डिफरेंट हैं। अगर हम इन दोनों की बेसिक डिफरेंस की बात करें, जो ग्रीन अंगूर है आप समझ लें वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट से डेंस होता है। अच्छा ग्रीन वाला, ग्रीन वाला यू ज़्यादा कीप dense है। थिंकिंग कि वो ब्लैक वाला बड़ा वाला है, ये वो वो ज़्यादा बच्चों को अच्छा जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं। मेरा तो खैर मेरे घर में भी ग्रीन वाले अंगूर ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वो डार्क वाले पे कोई जाता नहीं है, बीज निकालना पड़ता है। अच्छा उसका बीज खाना होता है ना? अच्छा उसमें दोनों तरफ रिसर्च चलती है। एक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल उसका जो बीज है उसको खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ऐसे जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंस होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और दूसरी साइड पे रिसर्च ये कहती है कि आपको उसका जो बीज है वो निकाल देना चाहिए बाहर ताकि वो आपको जाके तंग ना करे। अब दोनों ही डाइजेशन से रिलेटेड हैं तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो मैं अक्सर कहती हूँ जो अंदर चला जाए उसको खा ले, नहीं तो बाहर निकाल दे। ज़ैनब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, मगर ब्रेक के बाद किशमिश पे भी बात करनी है जो ऑफ कोर्स अंगूर की ही सूखी हुई फॉर्म होती है, और दूसरी चीज़ जिस पे बात करनी है वो है ग्रेप सीड ऑयल। मैं पिछले दिनों के मार्केट में कुछ ख़रीदने के लिए गई तो वहाँ पे डिफरेंट तेल पड़े हुए थे, संदल का, मतलब बादाम का, कोकोनट ऑयल था, और फिर ग्रेप सीड ऑयल पड़ा हुआ था। तो जो खातून वहाँ पे खड़ी हुई थी, मैंने कहा ये ग्रेप सीड ऑयल अंगूरों का तेल है? कहती जी ये बहुत अच्छा होता है, ये स्किन पे आप लगाया करें। उसके बाद फिर मैंने घर आके पढ़ा। अब देखते हैं कि ज़ैनब की इसमें कितनी नॉलेज है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं अंगूर की, यानी कि ग्रेप्स की। अच्छा ग्रेप सीड ऑयल क्या है? मतलब बेचारा मासूम सा अंगूर, उसका क्या को तेल निकलना है? नहीं उसका तो तेल, हर चीज़ का ही तेल निकाल दिया लोगों ने। अच्छा हर चीज़ का तेल इसलिए भी निकलता है क्योंकि उनके जो बेनिफिट्स हम सारा साल, जैसे ग्रेप्स की मैं बात करी थी, सेव करके नहीं रख सकते, तो हम जो उसका ऑयल है वो उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं एटलीस्ट अपनी स्किन पे लगाने के लिए। अच्छा बड़ा मैंने क्योंकि वो ख़रीदा था फिर ग्रेप सीड ऑयल बाद में जाके, बिकॉज आई सॉ इट, आई वाज इंटरेस्टेड, देन आई वेंट बैक, मैंने कहा ज़रा ट्राई करते हैं। अच्छा मसाज के लिए बहुत अच्छा है एग्जैक्टली। क्योंकि नूर ज़्यादातर चीज़ों से रिएक्ट करती है, तो अभी ऑब्वियसली बड़ी हो गई है, बट मेरी कोशिश होती है कि हसन और नूर अगर हाथ लग जाए तो थोड़ी सी उनकी मालिश कर दिया करूँ, भागते दौड़ते हैं बेचारे, थक जाते हैं सही बच्चे। बात है। सो मसाज के लिए बड़ा अच्छा था, बड़ा मॉइस्चराइजिंग था। आपको ये पता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, Swelling भी काम करता है? बिल्कुल। तो यानी कि अगर आपके जोड़ों में स्वेलिंग होती है या Exactly. आपकी जनरली मसल्स वगैरह में पेन होता है तो ये बड़ा अच्छा होगा फिर ऑप्शन। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर अंगूर अच्छे हैं खाने के लिए, आपकी दर्दों को, हड्डियों को मजबूत करते हैं, सेम चीज़ उसका तेल अगर आप हड्डियों में मल रही हैं तो आप बच्चों के लिए एक बड़ा सिक्योर फ्यूचर उनका कर रही हैं कि उनकी बोन्स स्ट्रेंथन हो रही हैं, स्ट्रांग हो रही हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में ये कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले डिबेट चल रही थी कि क्या ग्रेप सीड ऑयल बेटर है फॉर मालिश और ऑयल या ऑलिव ऑयल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो रिजल्ट जो था उस रिसर्च का यही था कि दोनों कंपैरेटिवली यूज़ किए जा सकते हैं। बट क्योंकि ग्रेप सीड ऑयल तो बहुत महंगा भी है ना। महंगा है इसलिए हम ऑलिव ऑयल को यूज़ कर लेते हैं। तासीर गर्म है, अगर आप अच्छा इसको उसके अंदर कुक भी कर सकते हैं?
नहीं, कुकिंग एज सच नहीं कर सकते। सैलेड बना सकते सैलेड बना सकते हैं आप। जब उसको कुक करेंगे तो उसका स्मोक पॉइंट जो है ना वो बड़ा लो होता है, जैसे ही जलेगा वो सारे मॉइस्चर उसके ख़त्म हो जाएंगे बेनिफिट्स। तो एज सच हम सिर्फ वेस्टेज ही कर रहे होंगे अपने पैसों की और टाइम की। ओके, अब बढ़ते हैं किशमिश की तरफ, क्योंकि किशमिश एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में आपको ना भी पता हो तो कहीं ना कहीं पड़ी होती है। नोट किए? एग्जैक्टली क्योंकि उसके फ़ायदे जो हैं वो हमारे बड़े बूढ़ों को पता थे, हमें तो पता ही नहीं है। आप देखो कि जब पंजीरी बनाई जाती थी, Yes. कोई भी इस किस्म की चीज़ जब बनाई जाती है तो मेवा जात जब डाले जाते हैं तो उसमें किशमिश ज़रूर डलती है। लेकिन आपने ये नोटिस किया कि अब जो बच्चे हैं जब उनको ड्राई फ्रूट एक बोल में देते हैं तो वो किशमिश अलग कर देते हैं, बाकी सारे नट्स खा लेते हैं। अच्छा, मैं भी यही करती थी। बाद में एहसास हुआ कि गलत करती कि गलत कर रहे थे। अब किशमिश के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे पहला फ़ायदा यही है कि वो भी आपके खून को बनाने में बहुत मददगार है। किशमिश इतनी ठंडी होती है, अब मैंने ग्रेप्स का कहा था गर्म है, किशमिश ठंडी है। किस तरह? ये और उसकी सूख के बेचारी ठंडी पड़ गई है। एग्जैक्टली अच्छा, यस, okay. ये उसके कन्वर्जन में और वो चीज़ें। अच्छा, ये एक बड़ी रिसर्च से प्रूवन चीज़ें हैं। अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे या मुंह के अंदर दाने बनते हैं, जैसे हम जिसको कहते हैं कि जी छाले बन गए, ब्रिसल्स हो गए हैं फेस के अंदर, मुंह के अंदर, तो उसको क्या करें, रात को आप 5 से 6 दाने अपने लें इसके जो किशमिश के, उसको पानी में भिगो दें। सुबह उठते ही आप उसका, अगर तो आपने साफ़ करके डाली थी तो आप वो पानी भी पी सकते हैं, वरना वो 5 से 6 जो आपकी किशमिश है आप उसको खा लेंगे तो आपके मुंह के अंदर जो छाले बने हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, फेस पे पिंपल्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है आप उसको पूरा कर सकते हो। पिंक ग्लो स्किन पे चाहिए वो पानी और वो पीने से वो आ सकता है। कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकती है और व्हाट नॉट। और इसका क्या फ़ायदा बताऊं आपको कि मतलब एक जनरली एक ये बहुत ही अमेजिंग फ्रूट है। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़, किशमिश का इस्तेमाल मैंने एक और जगह पे भी बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग जब अफ़गानी पुलाव बना रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें तो उसके ऊपर गाजरें और किशमिश ऊपर से डाली जाती है। अच्छा, लोग फ्राई करके डालते हैं। मैं यही कहूँगी कि व्यूअर्स उसको थोड़ी देर पानी में सोक करके उसको हल्का सा, बेशक अवन में थोड़ा सा रोस्ट कर लें, कुछ और इस टाइप का कर लें। जब आप उसके अंदर ऑयल डाल के उसको फ्राई कर देते हैं ना, ऑलरेडी वो एक ड्राइड फ्रूट है, फिर आप उसको जब फ्राई कर देते हैं तो वो और भी ज़्यादा उसकी वो, मतलब इस तरह भी ट्राई कर लें कि किशमिश जो है आपने चावलों में ही डाल दी और उसी के अंदर कुक कर दी। बिल्कुल उसके अंदर ही। अगर नहीं आपको उसका मज़ा आता तो आप उसको पानी में बॉईल कर लें। पानी में बॉईल करने से ये होगा कि उसके बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होंगे, वो एज इट इज़ आप अपने पुलाव में या उसमें यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों को खिलाने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि 3 से 4 किशमिश लें, उसको पानी में भिगो दें, उसको जो है वो ग्राइंड कर लें थोड़े से पानी में। जो सालन आप बनाते हैं जब वो कुक हो जाए ऑलमोस्ट, वो पेस्ट उसके अंदर डाल दें। ठीक है, वो पेस्ट से एक तो खाना मज़ेदार हो जाएगा, दूसरा आपके बच्चों के अंदर जो एक किशमिश की प्रॉपर्टीज़ हैं वो जाना शुरू हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, हम लोग क्या करते थे बचपन में ना, हम लोग क्योंकि फल अवॉइड करते थे तो मामा सेब, अंगूर और केले काट के ना जेली में डाल देती थी। हाँ। तो जेली तैयार की, वो अभी जब मतलब अभी गरम गरम आपने पानी डाला जेली में और उसको मिक्स कर लिया और उसी वक्त उसके अंदर आपने वो केले और सेब और अंगूर डाल दिया और उसको सेट होने दिया। अच्छा, बच्चे खा लेते हैं इस बहाने, बट ऑब्वियसली जेली में भी नीरी चीनी होती है और जेलेटिन होती है, वो भी खैर आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है। एक्चुअली द जेलेटिन इज़ गुड फॉर योर बॉडी, चीनी इज़ द प्रॉब्लम। बट आपने उसमें फल डाल दिया। चीनी प्लीज़ जब जेली बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, उसमें कस्टर्ड बना रहे हैं उसमें भी डाला जा सकता है। देखिए, बच्चों को खिलाना है और बड़ों ने भी खाना है। अच्छा, कौन नहीं खा सकता? आप चीनी की बात कर रही हैं, कल मैंने कहीं पे बैठे हुए बात की है मैंगो मिल्क शेक की, और मैंने उनको कहा कि मैंगो शेक में चीनी ना डालें, तो उन्होंने मुझे कहा वो शेक क्या होगा जिसके अंदर चीनी नहीं होगी। भाई अब जैसे चीकू का शेक लोग पीते हैं, चीकू कितना मीठा फल है, आम कितना मीठा फल है, आपने उसमें अगर दूध ही ऐड करना है, चले आप कर दें ऐड, बट आप अब उसके अंदर चीनी भी डाल देंगे तो आपने फुल फैट मिल्क भी डाल दिया, आपने चीनी भी डाल दी, आपने फल भी डाल दिया और ऊपर से आइसक्रीम भी डाल देते हैं। ऊपर से आइसक्रीम भी डलती है। तो उसका मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्टली खुद सोचें, सिंपल उसका आम कोई और बेनिफिट है? दूध को ब्लेंड करके उसके अंदर बर्फ डाल के पीने में इशू क्या है? इतना मीठा आम होता है नॉर्मली, खैर अब तो आउट ऑफ सीजन हो रहा है, बट द फैक्ट इज दैट आम, चले अब जो आगे वाले फल आने हैं उनका तो कम से कम सही इस्तेमाल करें। चीकू शेक मैंने कभी एक दिन अपनी दोस्त के घर, उसने मुझे दिया, कहती है नहीं नहीं बस मतलब फल ही है ये बेसिकली। मैंने घूंट लिया, इतना मीठा, मेरा दिल मीठा हो गया। मैंने कहा इसमें क्या है? शी तो उन्होंने अपनी उसको खातून को बुलाया, जो मैं कहते इसमें क्या डाला है? कहती थी 2 चम्मच चीनी, 2 टेबलस्पून चीनी 1 ग्लास में, 3 चीकू डाले, उसके अंदर उन्होंने 2 खजूर भी डाले और फिर उसके अंदर दूध डाल दिया। Oh my God. तो आप सोचे कि खजूर और वैसे ही आपने अगर चीकू
किसी चीज़ में डाला हुआ है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उसमें कुछ डालने की। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर मीठा करना भी है तो खजूर सबसे बेहतर ऑप्शन है आपके पास। देखो मैं वो बंदा थी जो दो चम्मच चीनी लिया करती थी अपनी चाय में। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आधा चम्मच चीनी कम की, आधा की, अब मैं लिटरली आधी चाय की चमची से भी कम, इतने कप के अंदर आधी चाय की चीनी से भी कम शहद डालती हूँ। वेरी गुड। और बात ये है कि देखो ना, इतना ज़्यादा हम लोग चाय कॉफ़ी दूसरी चीज़ों की तरफ हमारा रुझान है, जूसेस पी लेंगे, फल नहीं खाते हम। और फल इसीलिए नहीं खाते क्योंकि हम अपनी शुगर इंटेक जो है वो इस तरह से पूरी कर लेते हैं आर्टिफिशियल चीज़ों से। हमें क्रेविंग होती भी है तो हमें बहुत और चीज़ों की होती है, फ्रूट्स की हमें क्रेविंग ही नहीं होती। अगर अच्छा, हम- होती थी तो जब आम अभी फुल सीजन में था तो दिन में 4-4 6-6 आम खा रहे होते थे। ओ भाई, एक कोई मतलब सेब खा लें, कोई अमरूद खा लें, जरा मतलब एक हमने ही ना चीज दोनों एजेस पे रहना है, या बहुत खाना है या बिल्कुल नहीं या खाना ही नहीं। हम दरमियान में नहीं रह सकते, हमारा ये प्रॉब्लम है। और आपको पता है कि हमने ऑलमोस्ट एक कैंपेन आपने और मैंने शुरू की हुई है शो के ऊपर, जो हम इतने अरसे से कभी किसी फल की बात कर रहे हैं, कभी किसी सब्जी की बात कर रहे हैं, जो इन सीजन होती हैं उन चीज़ों की ज़रूर बात करते हैं कि भाई पता तो है आपको कि सीजन में है, लेकिन ये देखें कि उनके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। अब जब किन्नू सीजन में आएंगे तो अब अगर आपने किन्नू मौसमी वगैरह ना खाई तो एक ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसके फवाइद इतने हैं, उसके अंदर फाइबर इतना है, फाइबर के साथ विटामिन सी इतनी है, तो हाँ। मतलब खैर ये तो आगे की चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताइए, कौन अंगूर नहीं खा सकता? सब खा सकते हैं, इवन डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो भी खा सकते हैं, क्योंकि अंगूर और किशमिश जो हैं वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कम अमाउंट में खाएंगे। 5 से 7 अंगूर जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। 5 से 7 खाने में ये होगा कि वो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, दूसरा इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत लोअर करता है, जो एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में उसको कम करता है। और बहुत सारे लोगों में ये एक बीमारी शुरू हो जाती है कि वो कोलेस्ट्रॉल बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते और उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। और वो डिफरेंट जगह पे बॉडी में स्पॉटिंग, जैसे आप अक्सर देखती हैं किसी की आंख के ऊपर फैट निकल आता है, फेस पे, पूरी बॉडी में कहीं पे भी फैट ने कहीं तो निकलना है ना। अगर आप फ्रूट्स को, स्पेशली अंगूर को अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा फैट होता है या एलडीएल नहीं निकल रहा होता कोलेस्ट्रॉल, वो बॉडी से फ्लश आउट होना शुरू हो जाता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों में ये मसला आ रहा है और ये मसला समझ नहीं आता अक्सर को, आंख के ऊपर या कहीं पे भी पैच बनता है वाइट कलर का, और वो ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है या कोलेस्ट्रॉल निशान। डिपॉजिट्स होते हैं वो। एग्जैक्टली वो छोटे छोटे पैचेस बनना शुरू होते हैं और वो Fat फैट के ना बाद में जैसे कह लें कि बॉल्स बन जाता है, पूरा मोटा हो जाता है और निकलना शुरू हो जाता है बॉडी से। तो अगर आप अंगूर को डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो आप उसको बहुत हद तक बॉडी से निकाल सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि अंगूर वेट लॉस वाले लोग कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि देखिए ना, जो डाइटिंग कर रहे होते हैं वो सारा कुछ ही छोड़ देते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि खुदारा अगर छोड़ ही रहे हैं चीज़ें तो वो छोड़ें, जो छोड़ने वाली है अच्छी चीज़ें ना छोड़ें। तो अंगूर एंड डाइटिंग का कुछ बताएंगी, जो लोग शुगर फ्री डाइट पे जा रहे हैं या जिन्होंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी है? अगर आपने चीनी बिल्कुल छोड़ दी है और हमारी बॉडी को शुगर की ऑलवेज जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है, अगर आप उसको आर्टिफिशियल नहीं दे रहे, फ्रूट्स भी नहीं दे रहे, कोई शुगर नहीं दे रहे, तो आपकी बॉडी ज़्यादा क्रेव करना शुरू करती है और आप जो नेक्स्ट चीज़ खाओगे वो ज़्यादा बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगी। ओके। तो इससे बेटर ये है कि आप अपनी डाइट में हफ्ते में 7 दिन में से कम 4 दिन 10 अंगूर, 10 से 12 अंगूर अपनी डाइट में ऐड करें। देखो, हर डाइट की जब हम बात करते हैं व्यूअर्स, स्पेशली वेट लॉस की जब डाइट की बात करते हैं तो उसमें आपको स्नैक्स ज़रूर दिए जाते हैं। ज़्यादातर जो न्यूट्रिशनिस्ट डाइट प्लान देते हैं वो 5 टाइम्स अ डे देते हैं कि भाई आपने नाश्ता किया, आपने स्नैक लिया, फिर आपने लंच खाया, फिर आपने स्नैक लिया, फिर आपने डिनर लिया। बहुत से लोग डिज़र्ट की भी आपको मार्जिन दे देते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी डाइट कर रहे हैं। लेकिन हम एक ही बात हमेशा कहते हैं कि देखें, जब आपने स्नैक लेना है तो कोई हैवी या अनहेल्दी चीज़ लेने के बजाय 10 अंगूर खा लेना। बिल्कुल। और नेक्स्ट जब आपने उसके बाद अगला अपना स्नैक लेना है तो मुट्ठी भर आप नट्स खा लें। बिल्कुल। एटलीस्ट आपके अंदर फाइबर तो जाए ना। मैं समझ सकती हूँ कि लोग केला और आम अवॉइड इस किस्म की सिचुएशन में करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फैटनिंग है, लेकिन गर्मा सीजन में है, बहुत से फल ऐसे सीजन में हैं जो खाए जा सकते हैं। अच्छा, जो प्रॉब्लम इतना सा बोल अगर 100 ग्राम का खा लेते हैं गर्मे का, उससे पेट भी भर जाता है, आसरा भी हो जाता है, मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है। एक छोटे से बोल के अंदर 10-15 आपने अंगूर डाल दिया, आपने वो खा लिया, आपकी स्नैक की भी क्रेविंग हो गई और आपका लंच या डिनर तक टाइम भी निकल जाएगा। बिल्कुल। और आप उस टाइम तक बहुत ज़्यादा स्टार्विंग पोजीशन में और भी नहीं इजी टू जाते। कैरी फ्रूट भी है। छोटे से बिल्कुल। आपने डब्बे के अंदर अंगूर निकाल लिए और उनको रख लिया, और जिधर भी आप गए आपने वहाँ पे फ्रिज में रख लिया या अपने डेस्क पे भी रख लिया, ऑफिस में, तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल।
मसला असल ये आ रहा होता है, जैसे आम और केला हम मना करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ केला इन सीज़न है तो हफ्ते में कम से कम 2 बार उसको ज़रूर खाएं, क्योंकि देखिए वो भी आपके निज़ाम हज़्म को ठीक करता जो है। पोटेशियम उसमें अवेलेबल है वो पोटेशियम आपके ब्लड को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रूट्स देखें, कोई भी फ्रूट जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसको साफ करके और अच्छे तरीके से खा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, फाइनली क्या मैसेज देना चाहोगी? फाइनली मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, खाएं, भरपूर खाएं, अच्छा खाएं, और जो गंद बला है उससे दूर रहें, और उन चीज़ों को अवॉइड किया करें जो आपको देखने में तो बहुत फैसिनेटिंग लग रही होती हैं लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और आपको, मुझे, हमारे देखने वालों को सबको पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, और इसी के साथ मैं एक ऐड करूँगी बात कंक्लूड करते हुए कि व्यूअर्स, जब आप खाना खाते हैं उसके बाद अगर आपको हाजमे के इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको एसिडिटी हो रही है, आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप फिर उन चीज़ों को अवॉइड करें। ये आपकी बॉडी आपको बता रही है कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, ये मुझे नहीं सूट करी। हर बंदे का डाइजेस्टिव सिस्टम फ़र्क है। 4 लोग बैठ के, 6 लोग, 8 लोग घर के फैमिली में बैठ के खाना खा रहे होंगे, 7 लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे, एक बंदे की तबीयत बहुत ख़राब होगी। ऐसे ही है। हरी मिर्ची अगर आपको नहीं सूट, जो चीज़ आपको नहीं सूट करती ना खाएं, लेकिन अंगूर एक ऐसा फल है जो हर बंदे को सूट करता है, एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करता है, एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करता है क्योंकि अल्कलाइन है। बिल्कुल, सो ज़रूर अंगूर का इस्तेमाल करें, किशमिश का इस्तेमाल करें, ग्रेप सीड ऑयल अगर मिल जाता है तो उसको अपनी स्किन पे भी लगाएं और सैलेड वगैरह में भी इस्तेमाल करें, उसका बड़ा डिफरेंट यूनिक सा फ्लेवर होता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपके लिए ही इसलिए शो करते हैं और ये वाली बातें करते हैं ज़ैनब के साथ, ताकि आपको भी गाइडेंस मिले और जो बेनिफिट्स आप मैक्सिमम ले सकते हैं वो ज़रूर लें। थैंक यू सो मच ज़ैनब। थैंक यू। व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल के ज़माने की ज़रूरत है। एक वक्त पे हम लोग कहते थे कि बच्चों को मार नहीं, प्यार, बच्चों के साथ सिर्फ प्यार से डील करना चाहिए, उनकी तालीम के साथ साथ उनको मोहब्बत, प्यार, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन अलॉन्ग द वे हम कहीं ये भूल गए कि उस्ताद का एहतराम कितना इम्पोर्टेंट है और उस्ताद की, एक टीचर की वैल्यू क्या होती है और एक टीचर के अंडर, उनके कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करने दें तो वो कितना एक्सेल कर सकती हैं एज ए टीचर और उनके स्टूडेंट्स कितनी तरक्की कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे उस्ताद के एहतराम की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे उस्ताद के एहतराम की, और मुझे बहुत अफसोस है कि ये बात हमें करनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि पिछले कुछ अरसे में मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि अब बच्चे जो है अपने उस्ताद, अपने टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ भी बहुत गुस्ताखी करते हैं और उस लेवल की बदतमीज़ी करते हैं कि वो कभी जुर्रत ना करें इस किस्म का बिहेवियर अपने पेरेंट्स को दिखाने की या अपने किसी और घर वाले को। क्या ऐसा इशू है जिसकी वजह से बच्चे अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट अब उस तरह से नहीं करते जैसे की जाती थी? देखिए व्यूअर्स, हम सब ये बात, जो भी यहाँ पे हमारा पैनल है उनसे भी आपकी मुलाकात भी कराऊंगी, हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मार नहीं, प्यार, बच्चों से प्यार से पॉजिटिव अंदाज में डील करना चाहिए, उनकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन जब हम इतना ज़्यादा लाड दे रहे हैं तो उसके इवज़ बदतमीज़ियाँ, गुस्ताखियाँ, वीडियोस बन रही हैं टीचर्स के ख़िलाफ़ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, फेसबुक के ऊपर ग्रुप बना लिया जाता है किसी एक टीचर के ख़िलाफ़ या किसी प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ और फजूल बातें की जाती हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी अजीब क्लिप्स लगाई जाती हैं, मीम्स बनाई जाती हैं, मुंह पे खड़े होकर स्टूडेंट्स जो हैं वो बदतमीज़ी कर जाते हैं। व्यूअर्स, क्यों? आज ये शो एज अ पेरेंट मैं ये कर रही हूँ शो, बिकॉज एज ए माँ होने के नाते, क्योंकि कुछ गलत हो रहा है। अब वो किस एंड पे गलत हो रहा है ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर फरजाना अरशद, हमारे शो का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अक्सर हम इनको इनवाइट करते हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, आप होती हैं द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहबा के साथ हमने सोचा कि अब हम ज़रा सा स्कूल के एंड पे भी चलते हैं और हमारे साथ अमरीन असगरी साहिबा हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एंड अमरीन जी के साथ ऑब्वियसली हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो माहिर नफ्सियात होते हैं इन मामलात में, कि हम भी साइकोलॉजी जानना चाहते हैं ना कि इसके पीछे
नफ्सियात में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो बच्चे ऐसे हो गए हैं, या माँ बाप ऐसे हो गए हैं, या टीचर्स अजीब हो गए? अजीब कौन है भाई, हम ये जानना चाह रहे हैं। और उस प्रॉब्लम की सिर्फ बात नहीं करनी, फिर उसके हल की तरफ भी जाएंगे। तो पेरेंट्स भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों के साथ तो उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी गाइडेंस होगी। सैरिश नूर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सेंसरी थेरेपिस्ट हैं एंड CBT ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सैरिश साहिबा, आपसे ही बात शुरू करते हैं। उस्ताद का एहतराम नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है? पहले तो ये कि एक उस्ताद जो है वो पूरा एक इंस्टीट्यूशन है इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उस्ताद ने ही टीचर ने उस्ताद ने ही आप में अपना सारा नॉलेज पैदा करना है या आप तक ट्रांसफ़र करना है। तो अगर एक उस्ताद का लेवल ही आपकी नज़र में मेंटेन नहीं होगा, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं होगा, तो एक इंसान जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी कही हुई बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। सही। तो उसकी अगर जब तक हम इंसान उनको वैल्यू नहीं देंगे, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब भी टीचर को एक रूहानी बाप या माँ कहा जाता है। मतलब वो आपकी सोल को बिल्ड करता है। अगर आपके पेरेंट्स आपकी बॉडी को बिल्ड कर रहे होते हैं, आपकी ग्रोथ में पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, तो आपकी मेंटल और आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो आपके उस्ताद के थ्रू होती है। तभी तो आपके टीचर को सिर्फ टीचर नहीं, मेंटोर का दर्जा हासिल है। और टीचर्स को ही लोग अब आइडियलाइज़ करते रहे हैं हमेशा से और उनके जैसा बनने की कोशिश करते रहे। आज से कुछ साल पहले जब पूछते थे बच्चे से कि पहला आइडियल कौन है, तो अक्सर वो उनके टीचर्स ही होते थे। घर से बाहर निकल के जो पहला इंसान एक बच्चे को मिलता है वो उसका टीचर होता है। दैट्स योर फर्स्ट फ्रेंड बिल्कुल, एक्चुअली। आपका फर्स्ट फ्रेंड, आपके साथ जिसका बॉन्ड बनता है, आप जिससे सीखते हैं, वो आपका टीचर होता है। अगर उस टीचर की बात आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर वो इंसान आपके लिए रिस्पेक्टेबल नहीं है, तो आप उससे लर्न नहीं कर सकते। इसलिए टीचर की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर लर्निंग का प्रोसेस आपका रुक जाएगा। अमरीन साहिबा, स्कूल लेवल पे आप टीचर्स डरे हुए नज़र आते हैं। मतलब बड़ी ऑड सी बात है कि पहले हम जब स्कूल जाया करते थे टीचर्स बड़े धड़ल्ले से मिला करते थे, अब टीचर्स बड़े धीमे हो गए हैं और बड़े घबराए हुए नज़र आते हैं। क्योंकि अब वो वाला ज़माना आ गया कि आप कुछ भी कहो तो उस पर एक इशू बन जाता है। तो टीचर का एहतराम सबसे पहले ऑन अ यंगर लेवल। देखें, टीचर जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको फ्यूचर बिल्ड करने में मदद करती है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी ग्रूम करने की मदद करती है। और जितना स्पेंड पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उतना ही टाइम टीचर भी स्पेंड करें, ज़्यादा करते हैं ज़्यादा आप लोग करें। तो, हाँ। और आई गेस वो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर जानना शुरू कर देते हैं बच्चों को। लेकिन आजकल ये हो गया कि थोड़ा सा पेशेंस लेवल जाता जा रहा है। पहले बच्चे जब कंप्लेन करते थे पहले ज़माने में पेरेंट्स से, तो वो कहा करते थे कि नहीं वो उस्ताद है, तुमने ही कुछ गलत किया होगा, सो तुमने उसको सुनना है। और कभी भी कोई पेरेंट स्कूल में नहीं आता था और कभी कंप्लेन नहीं लेके आता था कि आपने मेरे बच्चे को ऐसे किया। और पहले मारे भी पड़ा करती थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जो अच्छा नहीं होता अच्छा था। नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब जितना एडवांस होता जा रहा है ज़माना, जितना स्टडीज़ एडवांस होती जा रही हैं, ये चीज़ें भी चेंज होती जा रही हैं कि आपने प्यार से पढ़ाना है। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ रही कि हम बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाएं, उनके लेवल के आप बात करें। लेकिन आजकल के पेरेंट्स में भी वो चीज़ नहीं रही। वो समझते हैं कि अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हम सही स्टडीज़ लें, लेकिन टीचर कोई हक नहीं है कि वो कहीं पे भी उनको सही तरह से सही पाथ पे लेकर जाए। अब जब बच्चे कंप्लेन करते हैं तो पेरेंट्स टीचर के सामने आके लड़ रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं कि आपने उसको कैसे कहा, ऐसे क्यों कहा। भाई आप जब बच्चा अच्छा अमरीन साहब जी। खुल के बात करें, मैं आपसे बिल्कुल, रिक्वेस्ट करूंगी बिल्कुल। क्योंकि आप थोड़ा सा वो करिए। सीधी बात है, मैंने बड़ी दफ़ा पेरेंट टीचर मीटिंग्स में देखा है कि पेरेंट्स आके इतनी बदतमीजी से टीचर से बात कर रहे होते हैं, बच्चा साथ खड़ा होता है। यही मैं अब बात अगर माँ बदतमीजी कर रही है तो बच्चा क्यों नहीं बदतमीजी करेगा? देखिए, Exactly. जिस बच्चे बंदे से माँ गुस्ताखी कर रही है या फॉर एग्जाम्पल बाप ऊंची आवाज में या बुरे लहजे में बात कर रहा है, गालियां भी कुछ जगहों पे मैंने सुना है कि इतना बदतमीज और रूड हो जाते हैं। तो बात यह है कि भाई आप अगर खुश नहीं है एक स्कूल से या उसके सिस्टम से, बच्चे को निकाल ले। जाके टीचर से बदतमीजी करना, उसको 10 बातें सुनाना उस बच्चे के सामने जिसने सारा साल उस टीचर के अंडर पढ़ना है, वो क्या को इज्जत करेगा उस टीचर की? देखिए, आपको इख्तिलाफ हो सकता है टीचर्स के साथ, लेकिन इसका मतलब नहीं आप उनको डिसरिस्पेक्ट करें। आप आके उनके साथ कम्युनिकेट करें, आप अपने इश्यूज को डिस्कस करें, तो ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ना कि आप बच्चों के सामने किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ऑन अ कॉलेज लेवल, ऑन अ यूनिवर्सिटी लेवल आप लोग बच्चों के साथ डील करती हैं, स्टूडेंट्स के साथ डील करती हैं, अदरवाइज ऑल्सो, बट अगर हम उस लेवल की बात करें, ये जो बात कर रही हैं, जब ये मामला स्कूल लेवल पे हो जाते हैं तो कॉलेज पे तो बच्चे आप बेकाबू हो जाते हैं फिर।
अच्छा टीचर आया क्लास में, ना किसी ने खड़े होकर सलाम किया, मोबाइल पे लगे हुए हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं टीचर क्लास में आए और जूते ऊपर डेस्क पे रख के ऐसे करके टांग पे टांग रख के बैठे हैं। अच्छा, ये ना चूँकि मेरा ताल्लुक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से है, कुछ इंटरेक्शन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से भी रहा है, और सारे ज़ाहिर है कि मैं लंबे अरसे से चूँकि एकेडमिया का हिस्सा हूँ, इतनी देर से माशाल्लाह। तो मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगी कि ये एक्चुअली एक पब्लिक सेक्टर स्कूल और एक प्राइवेट सेक्टर स्कूल में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा। और इसी तरीके से अगर आप ऊपर के लेवल पे जाते हैं तो यूनिवर्सिटी भी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है उसमें चूँकि एक सरकारी सिचुएशन होती है, बच्चों के कम फीस के ऊपर एडमिशन हुए हुए होते हैं, तो वहाँ पे इतना डिसरिस्पेक्टफुल रवैया नहीं ऑब्जर्व किया जाता। सिमिलरली फॉर एग्जांपल लाहौर में 2 प्राइवेट समझ लें, एक सेमी प्राइवेट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी मेरा इंटरेक्शन रहा। कोई 1-2 सेमेस्टर्स मैंने इवनिंग में वहाँ पर पढ़ाए, आज से काफ़ी अर्सा पहले। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में मैं एक दफ़ा चेयरपर्सन के रूम में बैठी हुई क्योंकि थी। मैडम एक बात, यहाँ पे हम नाम व्यूअर्स इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि देखिए 1 या 2 लोगों की बदतमीजी या डिसरिस्पेक्ट की वजह से हम पूरे इदारे को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वन बैड एग डजंट मीन के सारे ही बुरे। मैं बिल्कुल जी मैडम। मैं बुनियादी तौर पे एक इशू की तरफ बात करना चाह रही थी कि वो स्टूडेंट्स में वहाँ पे उनके चेयरपर्सन ने बताया कि आज 8th फ्लोर से स्टूडेंट ने ऊपर से चेयर फेंक के तो मेरी नीचे से गाड़ी का, वो नई उनकी गाड़ी थी तो उसकी स्क्रीन तोड़ दी। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। वो बेचारे तो बैठे हुए थे अपने डिप्रेशन में, हो सकता है यूनिवर्सिटी ने कॉम्पनसेशन की हो या ना की हो, लेकिन ये कि इस तरह का मेरे लिए मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था कि 8th फ्लोर से 8th फ्लोर थे। भाई इतना होता था कि टायर पंचर कर, देखो जो सच्ची बात है, या कोई अप्रैल फूल डे पे आपने कोई जोक टीचर पे प्ले कर दिया और फिर उसके बाद जो बेइज्जतियां होती थी, फिर बंदा कान पकड़ के बैठा रहता था और माफिया मांगता रहता था। हमारे बड़े होम्योपैथिक से मजाक होते थे भाई, बिल्कुल। हल्के फुल्के से कि ज्यादा टायर में से हवा निकाल दी थोड़ी सी या कुछ, मतलब आप सोचें कि किसी का इतना बड़ा नुकसान करना। और नई गाड़ी थी उनकी। मैं सिर्फ ये बताऊं कि जुगन ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर चूंकि वो मार्केट ओरिएंटेड सिचुएशन होती है, तो स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि चलें इनको जरा आप ये अकोमोडेट कह रहे हैं कि करें। बेसिकली अमीर लोगों के बच्चे जो होते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। मेरे देखिए कहने ये नहीं, ये गलत, देखिए हम ये बात कर सकते हैं। यही अर्ज में मैं उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि चूंकि यूनिवर्सिटी या इवन प्राइवेट स्कूल जो हैं उनके अंदर भी एक मार्केट ओरिएंटेड माहौल होता है कि पेरेंट्स को खुश करना है, पेरेंट्स को सेटिस्फाइड रखना है। लेकिन जिस तरह आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा था कि स्कूल लेवल के ऊपर हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज अच्छी देने में सिर्फ 2-3 स्कूल होंगे, बाकी बहुत लो लेवल की वेजेस हैं। और उस लो लेवल की वेज के अंदर भी डिसरिस्पेक्ट होना टीचर का या उसको कर देना पेरेंट्स की तरफ से इधर या स्टूडेंट की जानिब से, मैं समझती हूँ कि माशरे के अंदर बहुत ही बड़ा एक डिप्रेशन भी क्रिएट करता है। उसके साथ साथ आप जो स्टूडेंट इटसेल्फ उसकी जो ग्रूमिंग हो रही होती है, और इसमें मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को बड़ा मेजर रोल प्ले करना चाहिए। और पेरेंट्स जो हैं वो, जिस तरह आपने शुरू से कहा कि पेरेंट्स जो हैं ऑब्वियसली अगर इस चीज़ को मॉनिटर करें या इस चीज़ के हवाले से वो कंसर्न हूँ कि यार असल ग्रूमिंग तो वो स्कूल से हो रही है, घर आके तो बच्चा आपको पता है खेल में लग गया, खाने में लग गया, माँ बाप से ज़िद्दें मनवा ली, तो बुनियादी तौर पे आपकी लर्निंग का जो आस्पेक्ट है वो स्कूल से चल रहा होता है। और वो लर्निंग का आस्पेक्ट जो है इवेंचुअली फिर एक आपकी मैच्योर हैबिट जो है उसको डेवलप कर देता है और आप अल्टीमेटली एक किस किस्म के इंसान बनेंगे ये वहाँ पे डिसाइड हो रहा अब होता है। डॉक्टर साहब वही वाली बात जो अमीन साहिबा ने कही कि एक वक्त आता था कि कोई मसला होता था, पेरेंट्स को बताया जाता था, पेरेंट्स घर जाके अपने बच्चों को समझाते थे या वहीं पे डांटना शुरू हो जाते थे, जिसपे फिर टीचर्स रोकते भी थे कि जी आप घर जाके आराम से बात कर लीजिएगा। मैं खुद बड़ी नोटी थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया, अम्मी को शिकायत की और अम्मी ने घूम के कहा आप मेरी बेटी को बुरा क्यों कह रही हैं। हमेशा मामा कहती थी तुम हर बार शर्मिंदा करवाती हो, वो आंखें नीचे मामा की होती थी, घर आती थी। देखे बट इस चीज़ से भी मैंने सीखा, अपनी अजीब पंगे वाली हरकतों से भी मैंने कुछ सीखा कि मैंने देखा कि मेरी अम्मी को एक तरह से प्रिंसिपल नॉट डांट रही बट उनको कह रही है कि भाई आपकी बच्ची काबू में नहीं आती, थोड़ा। और वो ये नहीं कह रही कि आप गलत है, वो कह रही है मैं इसको घर जाके समझाऊंगी। और फिर उधर डांटा भी शुरू हो गई। फिर हमारी प्रिंसिपल थी नीलम सर ने कहा मैं थोड़ा सा लोगों के सामने नहीं डांटे, उसको घर ले जाए। मैं ऐड करती हूँ इसमें। जी मैडम। हाँ जी, मैं अर्ज करती हूँ कि ये जो बात आपने कही है ना कि ये रवैये एक्चुअली मैं समझती हूँ पिछले तकरीबन 15 साल से बड़ा एक मैसिव चेंज आया सोसाइटी के अंदर। और वो मैसिव चेंज जो है हमारे स्मार्टफोन्स और बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी थ्रू सोशल मीडिया लोगों की होने की वजह से पीपल हैव बिकम मोर वोकल। लेकिन उस वोकल होने में मैं समझती हूँ बहुत बिगाड़ भी आया है। और वो बिगाड़ ये आया है कि शायद पेरेंट्स भी मसरूफ़ हो गए हैं अपने सोशल मीडिया पे, और उसी तरह से स्टूडेंट उनके जो बच्चे हैं उनकी अंदर ये जो बात आपने अपनी मदर की है, अब तो मदर उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही मैम देखिए मैं और ये सिचुएशन जो है ये मज़ीद एक डिसरिस्पेक्ट टीचर को करने के हवाले से बहुत
खुल के सामने आ रही है। मैं समझती हूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिलखसूस ठीक है, आम लोग उनकी मार्केट है, उनका बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस के अंदर ये नहीं करना चाहिए कि आप सफोकेट करके उसको रख दें जो बुनियादी तौर पे तालीम दे रहा है। उसके लिए एक बेहतर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो ही आप किसी नेशन बिल्डिंग की तरफ जा सकते हैं, वरना तो फिर नेशन बिल्डिंग को मजीद आप तबाही की तरफ ही लेके जा रहे हैं, यही कह सकते हैं। बिल्कुल, बिकॉज वही है ना, यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो अगर आप डिसरिस्पेक्टफुल बदतमीज बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में भेजेंगे बाहर, चाहे उनके स्ट्रेट ए स्टूडेंट हो, वो कितनी देर किसी जॉब में सर्वाइव कर पाएगा, वो कितनी देर कहीं पे भी कुछ कर पाएगा। जिस बंदे का मिजाज ही ठीक नहीं है, जिसको बेसिक पोलाइट मतलब बेसिक तमीज़ के एलिमेंट्स उनके अंदर नहीं है, वो बंदा दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगा। अच्छा, एक नफ्सियाती पॉइंट ऑफ व्यू से सहर साहिबा ये बताइए कि जो लोग अपने बच्चों की सिर्फ तालीम पे फोकस दे रहे होते हैं और उनको सिर्फ ये होता है कि इसके नंबर अच्छे आ जाएं, अच्छे स्कूल का ठप्पा लग जाए, दैट्स इट, उनके बच्चे फिर आगे जाके एज एडल्ट्स कितना सफ़र करते हैं? देखिए, बिल्कुल साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई बिहेवियर, कोई रवैया सोसाइटी में जब परवान चढ़ता है या बहुत प्रोमिनेंट होता है, उसका कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे बच्चों का जो एटीट्यूड है टीचर्स के साथ, तो उसमें बच्चों का रोल कम है, ज़्यादा रोल टीचर्स का, उस स्कूल का, उनके पेरेंट्स का और एज अ सोसाइटी हमारा है कि वो बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से काफ़ी थेरीज़ हैं जो बच्चे के बिहेवियर्स को बताती हैं। सबसे पहले वो सबसे जो स्ट्रॉन्ग बच्चों के लिए थेरी है, दैट इज़ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में बात आती है रीइंफोर्समेंट की, क्या बच्चे के किस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं। यानी कि बच्चा जब कोई गलत बिहेव करता है आपके साथ, तो क्या आप उसको उस पर कहते हैं वेरी गुड, तुमने अच्छा किया ऐसा करके, या फ़ौरन उसको डांट देते हैं। पहले हम अच्छे बिहेवियर्स को, मॉरल्स को, वैल्यूज़ को प्रमोट करते थे, रीइंफोर्स करते थे, एज अ पेरेंट्स भी, एज अ सोसाइटी भी, एज अ मीडिया भी। अब जब देखते हैं तो नेगेटिव रवैयों को, नेगेटिव बिहेवियर्स को, बच्चे जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको रीइंफोर्स किया जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से भी। फिर मीडिया में जब देखते हैं हम, डिफरेंट चैनल्स देखते हैं, डिफरेंट ड्रामास देखते हैं, डिफरेंट जो है, जैसे आपने बात की टिकटॉक पे या फेसबुक ग्रुप बना लेना, तो उस पे सब पे गलत रवैयों को, गलत बिहेवियर्स को रीइंफोर्स किया जा रहा है। जिस बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाएगा वो अगली बार मज़ीद बढ़ के सामने आएगा। अब देखिए ना, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बाहर के ममालिक में जब इस तरह का होता है ना, कोई किसी के खिलाफ इस तरह, अगर किसी टीचर के खिलाफ है इस तरह का नेगेटिव फेसबुक ग्रुप बना लिया या इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ लोग बना लेते हैं प्राइवेट सा, फिर अजीब उस बंदे को पूरी तरह से ह्यूमिलिएट स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। अच्छा, जब इस किस्म की चीज़ बाहर के ममालिक में होती है, और मुझे पता भी है कैसे केस का, मेरी दोस्त की बेटी एक स्कूल में पढ़ रही थी, उस बच्ची की फ्रेंड को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया, सस्पेंड भी नहीं किया। और बाहर के मुल्क में आपको पता है बड़ा मुश्किल एक्सपेल या सस्पेंड तो कर भी देते, एक्सपेल, उसको एक्सपेल कर दिया क्योंकि उस बच्ची ने एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने अपनी जो केमिस्ट्री की टीचर है उसके खिलाफ पूरी एक, उसने जैसे कैंपेन नहीं शुरू कर देते और उनकी अजीब अजीब मीम्स और वाहियात तस्वीरें और अजीब अजीब चीज़ें बना के ना लगानी शुरू कर दी। ऑब्वियसली वहाँ पे उन्होंने ट्रेस किया कि भाई किसका कौन सा, किसका अकाउंट क्या, वो बच्ची पकड़ी गई। उस बच्ची को एक्सपेल किया गया और पूरी क्लास से आके बड़ी एक डिटेल डिस्कशन प्रिंसिपल ने की और उनको एक्सप्लेन किया कि ये बिहेवियर क्यों गलत है। बिल्कुल। अब यही चीज़ अगर यहाँ पे हो, किसी प्राइवेट स्कूल में हो, तो पेरेंट्स जो हैं वो जाके प्रिंसिपल की बेइज्जती करेंगे या टीचर से बदतमीजी करेंगे। और ये सोशल मीडिया ने एक बर्बादी ज़रूर फेरी है। अगर अच्छे काम हुए सोशल मीडिया और इंटरनेट एंड हैविंग वाईफाई और इन चीज़ों के बेनिफिट्स तो बहुत से हैं, ऑब्वियसली एक एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसका अनड्यू एडवांटेज भी उठाया जा रहा है। जी मैम। मैं इस बात को, इनकी बात को ज़रा सा आगे लेकर जाऊंगी कि इसके ज़िम्मेदार मेरी नज़र में बच्चा नहीं है, ये पेरेंट्स और टीचर दोनों हैं। अगर बच्चा ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है जिसमें उसने ग्रुप बनाया और उसमें टीचर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात की, हम उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं करते कि वो ऐसा बिहेवियर शो क्यों कर रहा है, कहाँ पे ऐसा गलत हुआ। अब जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही, मेरा 20 ईयर्स का अपना एक्सपीरियंस है और मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है कि जब बच्चा क्लास में ऐसा बिहेवियर शो करता है जिसमें वो रिबेलियन किस्म का एक बिहेवियर शो कर रहा है, बात नहीं सुन रहा, तो इसके पीछे एक रीज़न होती है। होता क्या है कि आपकी क्लास में 2-3 तरह के बच्चे होते हैं जिसमें बहुत लाइक बच्चे हैं, सारी टेंशन टीचर्स की उनकी तरफ होती है, तारीफ़ हो रही है, क्लास में अप्रिशिएट किया जाता है, नाम लिया जाता है, बोर्ड पे उनकी पिक्चर्स लगाई जाती हैं। अब जिसकी स्किल्स इतनी नहीं हैं वो क्या करे, वो एक कॉम्प्लेक्स में आ गया, उसे कहीं पे अटेंशन नहीं मिल रही,
कहीं पे उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। फिर क्या होता है कि अक्सर बच्चों को डांट दिया जाता है या निगलेक्ट कर दिया जाता है जब वो कोई ऐसा वो अटेंशन सीकर्स हो जाते हैं कि हमें किसी तरह से कोई अटेंशन करें दे मिले, वो क्लास में कोई ऐसा काम करेंगे कि जिस पे टीचर उसकी तरफ थोड़ा सा आ जाए, लेकिन वो ऐसा इसलिए करें कि कुछ हमारी तरफ भी तवज्जो दो। लेकिन मैम एक और चीज़ भी होती है, कुछ बच्चे होते हैं जो जनरली कुछ जगहों पे ज़रा कमज़ोर होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में। अब कोई सब्जेक्ट में अगर बच्चा कमज़ोर है और उसको ऑन एंड ऑफ क्लास में टीचर रेप्रिमांड कर देती है या बच्चों के सामने 2-3 दफ़ा कह दिया कि भाई पढ़ के तो आया करो ना, एटलीस्ट अपना होमवर्क तो मुकम्मल कर, इस तरह की बातें देखें टीचर तंग देखिए आके यही कह ही देता है। स्टेटमेंट बच्चों के कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं जब आप सारी क्लास के सामने उनको ये बात कहते हैं, उसी वक्त उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता लेकिन है। मैडम देखिए, जब आप क्लास में अगर आप कह रहे हैं कि कौन आके बोर्ड पे इसका लिखेगा उसका लिखेगा, अच्छा चलो बेटा तुम आ जाओ तुम लिखो, अब उसने गलत लिख दिया और वो बच्चा कॉन्स्टेंटली अगर बुरा परफॉर्म कर रहा है, मैं वैसे कह रही हूँ कि टीचर से चले बेसाख्ता कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई, चलो टीचर ने तो चलो गलत किया, अब स्टूडेंट ने रिएक्शन में क्या किया, उसने कहा हुन मैं तेन बखाना। इसी पे बिहेवियर पे मैं बात कर रही हूँ कि जब बच्चा आपको ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है उसके बिहेवियर पे काम करने की ज़रूरत होती है टीचर्स को। देखिए आपने कहा कि एक दफ़ा 2 दफ़ा हम करेंगे, लेकिन इधर पेशेंस आता है टीचर का कि एक बच्चा अगर आपको प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा आप उसको मोटिवेट करें। हमारे यहाँ पे जब आप उनको या असेसमेंट कराएं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एप्टीट्यूड नहीं होता, इट्स जहाँ ओके। पे ऐसे बच्चों पे काम, अब वो रिवेंज पे आ जाते हैं, वो टीचर्स के नाम रखना शुरू कर देते हैं, वो टीचर्स से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ यही रीज़न है कि जब उनको वो अटेंशन नहीं मिलती या उनको इंसल्ट कर दिया जाए क्लास के अंदर, वो ऐसा बिहेवियर करने पे मजबूर हो जाते अच्छा हैं। लेकिन यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि एक वक्त पे टीचर्स को सेलिब्रेट किया जाता था, आज अगर आप देखें तो मदर्स डे और फादर्स डे और इवन मतलब वो जो कहते हैं ना हर किस्म का डे लोग मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन टीचर्स डे जब आता है वो आके गुजर जाता है। एक हम पीटीवी पे अपना एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं और शो करते हैं और टीचर्स को बुलाते हैं और वो मतलब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, ना हम प्राइवेट सेक्टर में ये होते हुए देखते हैं ना अदरवाइज देखते हैं। देखिए टीचर एक बड़ा सेलिब्रेटेड पर्सन होता था। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक टीचर्स सेलिब्रेटेड पर्सन बड़े एंशियंट टाइम से है, मेडिवल टाइम से है, मॉडर्न टाइम्स में रहा है। ये वेरी रिसेंटली सोसाइटी के अंदर जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं जो चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस ये हैं कि एक बिल्कुल ग्लोबल सी वर्ल्ड बन गई है, हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो इस सिचुएशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर में, पाकिस्तान की अगर बात करती हूँ तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर जो टीचर्स के हवाले से बहुत सफोकेट किया गया माहौल है। अभी जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए मेरी कोलीग्स, ये बात कर रहे हैं कि मतलब स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में उसकी ग्रूमिंग के हवाले से ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक स्टूडेंट का जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको एनहेंस करने के लिए उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट आई थिंक जब तक कि टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, टीचर्स को उसकी एक देखें बड़े बड़े हमारे यहाँ प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, आप उनके अंदर जाके पूछें टीचर्स की पेनीज़ के अंदर सैलरीज़ हैं और वो सैलरीज़ इतनी कम हैं कि मैं समझती हूँ कि अच्छी खासी डिप्रेस्ड लाइफ जो है वो उनकी बनती होगी। ज़ाहिर है उनके अगर कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या उनके स्पाउस जो है उनका वर्किंग नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है उनका गुजारा होना। उस सूरत हाल के अंदर उनको अगर सोशली भी कोई इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है तो एक और बुरी चीज़ जो है हमारे सामने आती है। तो मैं समझती हूँ कि सारी चीज़ के अंदर गवर्नमेंट को भी एक रोल प्ले करना चाहिए। ये हम देखते हैं ना, आपने हर बजट में देखती होंगे कि मिनिमम सैलरी जो है वो 32,000 33,000 कर दी गई। तो आप यकीन करें मैं कई ऐसे स्कूल्स को प्राइवेट सेक्टर में जानती हूँ जो 20,000 सैलरी के ऊपर टीचर्स को हायर करते हैं, शायद इससे भी कम, कोई 18,000 के ऊपर भी हायर करते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल होता है और ये तो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। देखिए जो इतना एक्सप्लॉयटेटिव और जो सिचुएशन है, 24 घंटे का काम है, ये 24 आवर का काम है टीचर का। सोते हुए भी उनको ख्वाब आ रहे होते हैं कि सुबह हमने उसका बच्चों का टेस्ट लेना है, ये वाली क्विज हैंड ओवर करनी है, ये वाला होमवर्क करना है, ये वाली असाइनमेंट देखनी है, ये वाली चीज पढ़ानी है क्लास में। जुगन मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे ज़ाती तौर पे कई टीचर्स ने, स्कूल टीचर में प्राइवेट सेक्टर के स्कूल टीचर्स ने ज़ाती तौर पे बताया कि उनके गेट के बाहर बैठा हुआ चौकीदार जो है उसकी सैलरी 25,000 है। ये मैं कोई 1 साल पुरानी बात कर रही हूँ। और स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले किसी टीचर की, कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल के अलावा किसी की सैलरी 25,000 नहीं है, सबकी 25,000 से कम है। इट्स ईदर 20,000 21,000, इसके ऊपर टीचर्स जो हैं वो काम करते हैं। और उनके ही अपने स्कूल के वो चौकीदार की बात कर रहे थे जो बाहर बैठा हुआ है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही ज़्यादा एक बुरी और कंडीशन है जिसके अंदर हम उस टीचर की ग्रीवियंसेस के ऊपर बात होनी चाहिए। और आई थिंक जब तक टीचर के ग्रीवियंस
ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होंगे, ये जो मसला है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स इतने डिसरिस्पेक्टफुल को हैं, वो समझते हैं कि ये शायद रिजेक्टेड और डिजेक्टेड किस्म के लोग हैं और ये सिर्फ अपनी किसी मजबूरी में मेरे पास जो है एज ए टीचर आते हैं, और मैं चूँकि मेरे पेरेंट्स इसको बहुत ज़्यादा पे करते हैं तो मेरा राइट है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मैं इनसे रिस्पेक्ट रिसीव करूँ और मैं इसको रिस्पेक्ट दूँ या ना दूँ। ये इनडायरेक्ट एक मैसेज है जो कि बच्चों तक जा रहा होता है उस ओवरऑल कैनवस से जो कि उस टीचर के हवाले से हमें नज़र आता है। तो आई थिंक उस कैनवस को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे इतना एक्सप्लॉयटेटिव रवैया जो है वो ना रखा जाए। अनटिल अनलेस ये सारी एक्सप्लॉयटेशन किसी न किसी हद तक कम नहीं होंगी, मैं समझती हूँ कि ये जो एक रिलेशनशिप है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स मैसिव नहीं हो सकती। सही। और ये बात जो है मेरे ख्याल में तमाम अरबाब इख्तियार को इस हवाले से कोई ना कोई काम जो है वो करना चाहिए। ज़रूर। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक वीडियो के बारे में मुझे बताया गया और मुझे किसी ने दिखाई भी वो वीडियो, और अल्लाह का शुक्र है वो वायरल वीडियो नहीं हुई थी, क्योंकि अगर वो वायरल होती तो बहुत मेजर इश्यूज उस टीचर की लाइफ में भी पैदा हो सकते थे और अदरवाइज़ भी। वो क्या वाक़या था वो ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करूँगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात करें उस्ताद के एहतराम की, लेकिन एक एहतराम होता है और एक होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना उनके अंदर बदले की आग जो है वो भड़कनी शुरू हो जाए। ये क्या होता है? इस टाइम मैंने भी आपसे ब्रेक से पहले वादा किया आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी। एक स्कूल में लाहौर में एक वाक़या ऐसा हुआ कि ये लाइक आई सेड अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ वायरल नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो चीज़ ही पकड़ी गई ना। एक बच्ची ने जाके अपनी माँ को, अपनी अम्मी को वीडियो दिखाई कि देखें मेरे साथ टीचर कितनी बदतमीज़ी से बात कर रही है, और एक्चुअली टीचर उस पर शाउट कर रही थी कि क्या बदतमीज़ी कर रही हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, इस टाइप का ना। तो माँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। माँ चली गई प्रिंसिपल से मिलने के लिए कि ये देखें वीडियो, मेरी बच्ची के साथ किस तरह से ये बिहेव करें। अच्छा, ये वो वाली टीचर थी जिस आगे खैर मैं बताती हूँ कि वो टीचर के साथ क्या हुआ। फिर खैर प्रिंसिपल ने फॉर्चुनेटली, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल था, एक्सपेंसिव काइंड ऑफ स्कूल, तो उधर कैमरे भी लगे हुए थे और ऑडियो वाले कैमरे लगे हुए थे। बहुत से आप कैमराज ऐसे होते हैं जिनकी आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको एम्बियंस पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। वो जब फुटेज निकाली उस दिन की, उस टाइम की, तो पता चला कि डेफिनेटली टीचर ने शाउट किया था, लेकिन उससे पहले वो बच्ची और उसके साथ तीन और लड़कियां, ये 4 लड़कियां जो है बार बार टीचर को टीज कर रही थी। कभी उनकी शर्ट को खींच रही थी साइड से, कभी उनको पीछे से पोक कर रही थी, फिर उनके बाजू को कुछ ऐसे किया कि उनके हाथ से उनकी जो बुक्स थी सारी की सारी गिर गई, चाहे वो कॉपीज वगैरह लेके जा रही थी। अच्छा, वहां पे उन्होंने चीखना शुरू किया। ठीक है, पहले वो आराम से बार बार कहती बेटे नहीं करो, बच्चों नहीं करो, बच्चों प्लीज बिहेव योरसेल्फ, प्लीज चिल्ड्रन डोंट, यू नो, मतलब एमी पता नहीं क्यों वो बाकायदा टीचर हरास होती हुई नजर आ रही थी। तो आप ये देखें कि जब प्रिंसिपल ने वो फुटेज माँ को दिखाई तो माँ इतनी एम्बैरेस हुई, वही माँ जो चीखे मारती हुई आई थी, वो इतनी एम्बैरेस हुई और माजरत की, बच्ची सस्पेंड हुई 3 दिनों के लिए, फिर उसने टीचर से भी सॉरी लेटर भी लिखा और वो सारा कुछ किया। बट बात ये है कि अब ये क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझ आ रही सैरिश जी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब बच्चे ये बहुत ज्यादा करना शुरू हो गए हैं, आए दिन आपको वीडियोस। अब ये देखें, ये बाकायदा इस टीचर को फंसाया गया, और अगर वहां कैमरास ना होते, वो तो बच्चों को नहीं पता था, मतलब या बच्चों की नॉलेज में नहीं थी, उन्होंने सोचा नहीं, डिटेल निकाल देंगे। माँ ने जब फाइनली उसको, उसकी जरा तबीयत सेट करके उसे पूछा तुमने किया क्यों, तो बच्ची का जवाब क्या था? बदला लेने के लिए कि ये हमेशा मुझे मेरे पेपर को बहुत स्ट्रिक्टली चेक करती हैं और मुझे क्रिटिसाइज बहुत करती हैं और मुझे बार बार कहती हैं कि मैंने ही नहीं किया, मैंने तो अपना काम पूरा किया होता है, शी इज रॉन्ग। अच्छा देखिए, इसके पीछे ना, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई एक बंदा या कोई एक इन्वॉल्व नहीं होता, सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। इसके पीछे साइकोलॉजिकली स्पीकिंग सोशल लर्निंग थ्योरी हमारी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे सब बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है कि हम सोशल लर्न कर रहे हैं। हम ये जो चीज़ें आसपास होते हुए देखते हैं, हम देख के वो सीखते हैं। हमारी जनरेशन अब ये सीख रही है। हैरेसमेंट का वर्ड बहुत कॉमन यूज़ होने लग गया है और इसमें मोस्टली एज मिलता है। लेकिन देखे ना, जो जायज बंदा हरास हो रहा होता है, हाँ, अब वो बच्ची ने शो किया कि वो हरास हो रही थी, लेकिन एक्चुअली टीचर हरास हो रही थी। बिल्कुल, सिर्फ इसी वजह से कि विक्टिम को हमेशा एक एज मिलता है और सब हमदर्दियाँ या सब चीज़ें उसके पास जाती हैं हमेशा।
इस चीज़ को लोगों ने गलत यूज़ शुरू कर दिया। लोगों ने देखा कि जब ये यूज़ किया जाता है तो हमेशा या जो जिस बंदे ने विक्टिमाइज़ किया है, जो हैरेसर है, उसको या तो एक्सपेल कर दिया जाता है या पनिशमेंट मिलती है जिस भी तरह से। उनकी कोशिश यही थी कि वो टीचर जो है वो एक्सपेल उनको तो जॉब से निकाल दिया ये जाए। सब कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने कहाँ से सीखा? सोसाइटी से सीखा, मीडिया से सीखा। पेरेंट्स भी एज अ पेरेंट्स वो जो मर्जी करें, वो शाउट करें, दे अलाउ देमसेल्फ कि हम कर सकते हैं, बट दे डोंट अलाउ देयर टीचर्स कि वो भी बच्चों को मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं गलत एक्टिविटी। देखिए, लाइक आई सेड, टीचर को शाउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर मैं भी चल रही हूँ, मैं एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स बात कर रही हूँ, एक सेकंड के लिए भूल जाएंगे वो टीचर एक टीचर है, उसको पहले इंसान समझे। मुझे भी मेरे अपनी सगी औलाद भी खींचातानी करे, मेरे हाथों से चीजें बुरा गिरे, फील होगा। मेरी आवाज ऊंची होगी, मैं चीख पड़ूंगी। ये एक नॉर्मल इंसान की रिएक्शन होती है। हाँ जी, बिल्कुल ये नॉर्मल रिएक्शन। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने ठीक किया, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये देखें कि उस बंदे को किस जगह पे आप लेके आए। ये वो वाली बात है ना कि मैं किसी को धक्का दूं जोर से, अब वो बंदा जब मुझे वापस धक्का दे तो मैं कहूँ इसने मुझे धक्का दिया। बिल्कुल, हम ना क्लियर चीज़ों को डिफाइन नहीं करते, जो स्कूल की तरफ से भी करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स की तरफ से भी, कि रूल्स को थोड़ा सा डिफाइन करें। और अगर बच्ची ने वो वीडियो दिखाई तो पेरेंट्स पहले उनसे पूछते हैं कि बेटा ऐसा हुआ क्यों था, कंप्लीट ज़रा बताओ। तो हम वो ने वन साइडेड देखते हैं, सोसाइटी भी हम वन साइड देखते हैं। हमें सोसाइटी भी चाहिए कि ऐसी वीडियोस को, ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा डिस्करेज करें। और नहीं मतलब देखें, अगर कोई जायज़ चीज़ है 100 बिस्मिल्लाह आप उसको निकालें, बट पूरी तशखीस के साथ भी। वो किसी की भी कोई चीज़ आप देखें, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई भी हो, पूरी तशखीस ज़रूर करें। इंसान की फितरत में है कि अपने आप को सेव करने के लिए कभी कभी बहुत नेगेटिव चीज़ें कर जाता है। हमें भी थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए और सोच समझ के सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी मैम। लेकिन मेरा आपकी तो थीसिस ही सारा जी, मेरा एक्चुअली मास्टर्स जो टेफल में था, उसमें मेरा जो एक थीसिस था वो इसी के ऊपर था कि टीचर्स पर्सनालिटी और स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड पर्सनालिटी इन ग्रोथ। टीचर्स की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है बच्चों के पूरी ग्रुपिंग के अंदर, क्लासरूम के अंदर। द वे यू बिहेव इन द क्लास, द वे यू ट्रीट देम, आपको वापस वही चीज़ मिलेगी। आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ट्रस्ट मी दे विल रिस्पेक्ट यू। आप जहाँ उनको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप बच्चे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करते हैं कि कौन हमसे प्यार से बात कर रहा है, कौन। अब जैसे आपने कहा कि उन्होंने शाउट किया और उसके पीछे बैकग्राउंड था कि वो स्ट्रिक्ट थी और वो टीज़ करती थी, उन्होंने बदला लिया इस चीज़ का। अगर यही टीचर, अगर नंबर्स कम आ रहे थे, वो साथ बिठा कर उसको डिस्कस करती है कि दीज आर द रीजंस, आपकी इस वजह से ये चीज़ें कम है, हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन मैम देखें, अगर एक टीचर कह रहा है कि बेटा आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, अगर आपने 4 नंबर का 10 में से जवाब दिया है तो आपने 4 नंबर का ही दिया ना, वो 10 में से 10 तो नहीं बेचारी दे सकती। बिल्कुल नहीं ले सकते। देखिए मैं खुद एक माँ हूँ, हाँ। आई हैव अ 17-year-old, आई हैव अ ऑलमोस्ट 7-year-old एंड एन ऑलमोस्ट 3-year-old। अब ये तीनों मेरे बच्चे जो हैं डिफरेंट ग्रेड्स में हैं। नूर कबानो का भी इस साल माशाल्लाह से स्कूल शुरू हो गया है। और आप मेरे बच्चों की किसी भी टीचर से पूछ लें कि मैंने कभी ऊंची आवाज़ में बात की, मैं हमेशा उनकी बात सुनती हूँ, उनसे गाइडेंस लेती हूँ। और मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ, मेरा बेटा हमजा जहाँ पे भी स्ट्रगल किया है, उसके टीचर्स ने बढ़ चढ़ के उसकी सपोर्ट की है। इवन टीचर्स जिनको हमजा टेक्निकली नहीं पसंद करता था, वही टीचर बुरा लगता है ना जिसके क्लास में आपके नंबर नहीं आते। बिल्कुल ऐसा है। सो उस चीज़ को वही तो उससे कनेक्ट करने की जरूरत बट है माँ बच्चों बाप के को भी तो साथ। फैसिलिटेट करना चाहिए ना अपने बच्चों ये को। देखें, इट्स अ ट्रायंगल, इट्स अ ट्रायंगल, स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट। इनमें से आप एक को भी मिस करते हैं, आपकी वो जो तरबियत है वो पूरी नहीं होती है। आप कहते जी मैं बहुत अच्छी माँ हूँ लेकिन बच्चा ऐसा निकल रहा है, एक तरफ टीचर कहती मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ लेकिन बच्चा ऐसे निकल रहा है। बच्चा बीच में जो एक मेन जो हमारा एक जो पॉइंट है वो ये कि इन दोनों को मिलकर पेरेंट आपस में, उनकी आपस में ऐसा कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम जिस पे काम करें उसके लिए तो हम बेहतर चीज़ें लेकर जाएं ना, लेकिन ऐसा एक्चुअली हो नहीं रहा। पेरेंट्स और टीचर ही आपस में कनेक्ट नहीं है, वो एक पेज पे है ही नहीं है कि अगर मेरे बच्चे का ऐसा बिहेवियर है या वो ऐसा इशू है, हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन हम उस मसले में बात नहीं करते हैं जैसे बेसिकली। कि मैडम ने कहा कि ट्रायंगल है ना, बिल्कुल तो उस ट्रायंगल के जब तक तीनों कोने नहीं साथ में बैलेंस में आएंगे ना, इसमें माँ बाप, टीचर, प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूशन और बच्चा, एग्जैक्टली। और स्पेशली प्रिंसिपल, टीचर वगैरह और पेरेंट्स ने मिलके काम करना है। क्योंकि देखें, एक बात हम बड़ी आसानी से कहते थे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं या यंग लोग तो ऐसे ही करते हैं। हाँ वो करते हैं, लेकिन उनको गाइड कौन करेगा? टीचर्स एंड पेरेंट्स। एंड मेरी यहाँ पे बार बार इल्तिजा है पेरेंट्स से कि प्लीज़ बच्चों के टीचर्स के सामने उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें टीचर्स को।
ना अपने बच्चे को इंसल्ट करें, लेकिन उससे बढ़ के उस्ताद की बेइज्जती ना करें। और अगर वो कोई कंप्लेन आपसे कर रहा है बच्चे की, उसको एक दफ़ा खुले दिमाग से सुन ले। वो आपके बच्चे का दुश्मन नहीं है, वो आपके बच्चे को का टीचर है, वो उसको कुछ बनाना चाहता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम जब किसी भी ग्रेट बंदे की कहानी सुनते हैं तो हमेशा कहते हैं मेरे फ़लाँ उस्ताद थे, मेरे फ़लाँ टीचर थे, मेरे फ़लाँ प्रोफेसर थे। आज मैं उनको अपना क्रेडिट देता हूँ अपनी कामयाबी का। कुछ इस पे बात करेंगे? आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और हम अपनी ज़िंदगी की, मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, सिमिलरली हम सारे अपनी अपनी ज़िंदगियों के अगर पीछे देखते हैं तो पीछे की एपिसोड में बड़ा डिसाइसिव रोल हमारे टीचर्स का है। किसी भी जगह पे कोई इंटेलेक्चुअल टॉक हो रही हो तो आप रेफरेंस जो है वो देते हैं कि मेरे फ़लाँ टीचर ने मुझे ये कहा था। मुझे खुद पढ़ाते हुए इट्स लाइक अराउंड 20 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स, एंड आई ऑलवेज़ कोट माई टीचर्स। मतलब ये कि मैंने ये बात जो है मैं समझती हूँ कि ये मुझे उन्होंने सिखाई थी और मुझे आगे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये चीज़ें जिस तरह हमने अभी बड़ी बात भी की है इस बात के ऊपर, ये चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता लैप्स करती जा रही हैं। आई थिंक इसमें अभी जिस तरह मेरी मतलब कोलीग बात कर रही थी इस पर्सपेक्टिव में कि टीचर को भी अपने आप को देखने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि टीचर को ज़रूर देखने की ज़रूरत है, लेकिन चेंजिंग बिहेवियर जो है वो स्टूडेंट और पेरेंट्स का ज़्यादा नज़र आ रहा है। और वो चेंजिंग बिहेवियर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक तो ना कहें, सोशल मीडिया के आने से, इस भरमार से मैं समझती हूँ कि माँ बाप के पास भी वक्त की बहुत कमी हो गई। स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ग्लोबलाइज हो गए और स्टूडेंट्स जो हैं इस किस्म के शॉर्ट ट्रैक भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका आपने रेफरेंस दिया जिस चीज़ का। अब देखें, किसी टीचर का या किसी इंडिविजुअल का, इवन किसी मुलाजम का हाथ का कपड़ा खींचना या पीछे से कोई थोड़ा बहुत किसी को हाथ लगा के टच करना बहुत ही अनरीजनेबल हरकत है। तो मैं समझती हूँ ये मतलब एक टीचर ने किताबें उठाई हुई हैं, उसको कोई टीचर हाउ डेयर, मतलब ये कि आप वहीं पे खड़े हो जाएंगे, कोई भी आपको चलते हुए जो है वो टच करे। और उन्होंने इतने डिसेंट तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश की। वो फाइनली जब हाथ से किताबें गिरी हैं, वो बेचारी चीज। और जनरली ये जो वीडियो क्लिपिंग है, ये आप देखें ना कि अब वो गिर गई ना किताब नीचे, तो अब इतनी वीडियो सिर्फ बनाई जा रही है कि एक खातून चीख रही है। अब आप बताएं, आप भी इस तरह की वीडियो देखेंगे एज अ टीचर तो आपको टीचर पे गुस्सा आएगा कि यार ये किस तरह से बच्चे से बात कर रही है। मैं अर्ज करती हूँ जुगन, चलाकी का लेवल देखें। चलाकी ये जो है ना वीडियो वाली, आमतौर पे तो स्कूलों में आपको तो मोबाइल्स अलाउड ही नहीं होते। और ये जो वीडियोस बनाने वाले स्टूडेंट होते हैं जनरली वो सोच रहे होते हैं कि कहाँ पे हमने क्या करना है। ये पूरा प्लान था, ये ज़ाहिर है 100%। और ये सिर्फ इतनी सी वीडियो नहीं होगी, वीडियो अच्छी खासी होगी, उसको काट के इतना अपनी मदर को दिखाया होगा क्योंकि पहले से कैमरा ऑन किया हुआ होगा, जब से उसे टीज़ कर रहे थे ये कहीं तो ब्रस्ट होगा, कहीं तो ये खातून थी, कहीं पे भी तो ये जो है अपना टेम्पर लूज़ करेंगी। तो आई थिंक मैं इस सारी सिचुएशन में टीचर्स को सबसे कम ब्लेम दूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद चूंकि टीचर हूँ तो इस वजह से कम ब्लेम मैं दूंगी। एक माँ होने के नाते, और खुद बाय द वे एक बहुत बुरी स्टूडेंट यंगर ईयर्स में रही हुई, अक्सर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती थी। लेकिन मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, 95% जायज़ ही डांटे पिटी हैं जितनी पिटी हैं। 5% शायद इसलिए पिटी होंगी क्योंकि उन्होंने कहा होगा नहीं किया होगा, ट्रैकिंग थी जहाँ पे मैंने नहीं भी किया क्योंकि वो नेचुरल मेरे पे ही जाता था वो। लेकिन मेरी अम्मी ने, मेरे फादर ने, मेरे घर वालों ने कभी नहीं अलाउ किया कि मैं कोई गुस्ताखी करूं या किसी को कोई ऐसा वजह। हम लोग तो कभी स्टूपिड का वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते थे। हमारी आई एम सॉरी खाल उधेड़ दी जाती है मतलब इस बात पे। इसमें थोड़ी सी एक और बात करने की भी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैंने ज़ाती तौर पे ऐसी वीडियोस देखी हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे वायरल, कि किसी रिमोट कॉलेज में या स्कूल में टीचर जो है वो बिल्कुल जानवरों की तरह जो है वो स्टूडेंट को मारते हुए भी नजर आए। लेकिन आई थिंक वो इसी तरह ज़माने अब मैम अल्लाह का शुक्र है चले गए। लेकिन ये कि ये वाली चीज़ें जो अब है तो आप लोगों ने ऑन अ गवर्नमेंट लेवल टीचर्स ने ही इतने बड़े कैंपेन्स रन की। बाय द वे व्यूअर्स, स्टूडेंट्स से ज़्यादा, पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स ने ये बात नोटिस में लेके आए। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से ये मार नहीं प्यार वाली कैंपेन चढ़ी और ये बात क्लियर हो गई कि किसी ने हाथ उठाया स्टूडेंट पे तो उनको फौरन जॉब से फारिग कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, ये मैं बात ये कर रही हूँ कि ये वाला जो टीचर का एक बुरा खरांट रवैया या ऐसा जिसको हम डिस्टर्बिंग कहें या टीजिंग कहें, वो समझ लें अगर कोई 1000 वाक़यात होते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है टीचर की 1 या 2 वाक़यात टीचर की तरफ से ऑफेंस आप कह सकते हैं, बाकी ऑन द अदर साइड हमें नज़र आता है। और ये ऑन द अदर साइड वाली बात जो है, इसमें प्राइवेट सेक्टर हमारा जो है वो बहुत आगे है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत मिनिमल लेवल के ऊपर ये सिचुएशन अच्छा मैडम, मैंने खैर क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग करते हुए भी अब मुझे भी एक अरसा हो गया है, बड़े ऐसे केसेस सुनने को भी मिले जो गवर्नमेंट सेटअप्स में भी हुए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि देखिए अच्छे बुरे लोग हर सेटअप में होते हैं। अगर हम ये कह लें तो शायद वो एक चीज़ हमारी कवर हो जाती है। ब्लेम हम किसी भी सेटअप को नहीं कर रहे, ब्लेम उस जगह पे और उस पॉइंट पे आता है जहाँ पे व्यूअर्स हम
उस बंदे की सपोर्ट नहीं कर रहे होते जो बंदा हमारे बच्चों को पैरों पे खड़ा कर रहा होता है। देखिए अगर हम उंगली पढ़ के उनको चलना सिखाते हैं ना कदमों से, तो दुनिया में सर्वाइव करना हमारे स्कूल सिस्टम्स और हमारे कॉलेजेस ही करते हैं। हाँ। यहाँ पे क्योंकि हमने अब गुफ्तगू को अपनी कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है, तो आप सबके क्लोजिंग पॉइंट्स मैंने ले लें। जी मैम। अच्छा, क्लोजिंग ये कैसे हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इस रवैये को। तो इसके लिए पहले तो ये कि पेरेंट्स, जैसे कि आपने भी कोट किया, बाकी सब ने भी कोट किया, कि पेरेंट्स पहले तो खुद ये एक्सेप्ट करें कि टीचर्स भी बच्चे के खैर ख्वाह हैं, वो भी बच्चे की बेहतरी चाहते हैं। और ये कहा जाता है कि पेरेंट्स के बाद कोई इंसान कामयाबी पे खुश होता है तो वो आपका टीचर होता है। तो टीचर को वाकई बच्चे की कामयाबी चाहिए होती है। बहुत रेयर होगा कि टीचर्स बच्चे की कामयाबी ना चाहें, इसलिए पेरेंट्स उसको खैर ख्वाह समझें और पेरेंट्स और टीचर मिल के बच्चे की बेहतरी के लिए जो स्टेप्स उठा सकते हैं वो उठाएं। सही। तभी ये जो लेवल है रिस्पेक्ट का, ये मेंटेन हो सकता है। जी मैम। यही मैसेज है कि देखें, हम पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर बच्चे के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सो उस फैक्टर को सिर्फ ढूंढना पड़ेगा पेरेंट्स और टीचर्स को बैठकर कि जिस फैक्टर को हम लेकर बच्चे को आगे सही उसकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करें, ना कि उसको हम बिल्कुल स्पॉइल कर दें। उसकी गलत चीज़ों को हम प्रमोट ना करें, उसको अप्रिशिएट ना करें जहाँ पे वो गलती कर रहा है, बल्कि अगर हम आराम से बैठ के उसकी काउंसलिंग करें, आजकल इससे काउंसलिंग बहुत है, वो पेरेंट्स भी कर सकते हैं और टीचर्स भी कर सकते हैं। सो इस इशू को, इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व भी किया जा सकता है और हम एक बेहतर मुस्तकबिल भी बना सकते हैं। जी मैम। मैं ये जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को हम जो है, ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे तो फोकस स्टूडेंट ही हैं हमारे, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो है ना, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, जिस तरह आपने भी पहले जिक्र किया। तो जो है वो टीचर की रिस्पेक्ट का मिलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की जो हम पहले बात कर रहे थे, उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि प्राइवेट सेक्टर में जर्नली समझा जाता है कि ये हमारे एम्प्लॉई हैं एंड यू नो इट्स अ बिजनेस, और यू नो बिजनेस ओरिएंटेड माहौल क्रिएट किया हुआ होता है, और वहाँ पे काफ़ी बिगाड़ भी आया है इस हवाले से। कुछ खैर मेचोरिटी भी आहिस्ता आहिस्ता आई है, लेकिन ये कि जनरली बिकॉज ऑफ लो वेजेस, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड यू नो सिचुएशन, जो कि जिसमें कि टीचर को एक ख़ास हद तक इंटरफेयरिंग रखा जाता है और कहा जाता है, जनरली मैंने खुद देखा है अपनी आंखों के सामने कि ये हमारे चूँकि कस्टमर्स हैं, आपने इतना इंटरफेयर नहीं करना। आई थिंक इस हवाले से थोड़ा सा एक हर स्कूल के अंदर एक काउंसलिंग होनी चाहिए कि बच्चों की तरबियत बुनियादी इशू है, और बच्चों की तरबियत के हवाले से उनके माँ बाप को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि बच्चे बिगाड़ना हमारे स्कूल का मोटो नहीं है, हमारा बच्चे संवारना मकसद है, और इसी पर्सपेक्टिव को आगे लेके चलना चाहिए। थैंक यू सो मच लेडीज़, इट्स बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज कोई ख़ास दिन नहीं है टीचर्स से रिलेटेड, लेकिन हम बात इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हर दिन ही टीचर्स का दिन होता है। हमारे रूहानी उस्ताद हैं, मेरे टीचर्स भी, अल्लाह ताला जो ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, उनको सलामत रखे हमारे सरों पे। ये वो लोग हैं जो ग्रूम करके हमें दुनिया में भेजते हैं, और हमारा सर्वाइवल उनकी ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। तो उनकी इज़्ज़त करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका रिगार्ड करना हमारा फ़र्ज़ है। और हमसे मुराद इस वक्त हम पेरेंट्स जो शो देख रहे हैं, देखिए बच्चे तो मॉर्निंग शो देखते नहीं हैं, पेरेंट्स ही देखते हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, आप करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। किचन की तरफ रुख करते हैं। जी मैम। जी, हमारा मैक्रोनी पास्ता भी तैयार है और समोसे भी तैयार हैं। अमेजिंग, इट लुक्स ऑसम एंड डिलिशियस एज ऑलवेज। व्यूअर्स, यहीं पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी। खुदा हाफिज़।